हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा चैप्टर है वह है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जो कि क्लास 12th बायोलॉजी का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से हर एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है। सो आज का जो ये हमारा क्लास है वह एनसीईआरटी बेस्ड है, यानी एनसीईआरटी का जो लाइन है यहाँ पर हमने अपने नोट्स में भी इंक्लूड किया है। सो आज के इस क्लास में आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। आपको बहुत ही आसान भाषा में हम आपको इस चैप्टर को क्लियर करने वाले हैं। सो चलिए हम अपने क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहले हम देखेंगे जेनेटिक मटेरियल के बारे में। तो यहाँ पे जो हमारा डीएनए होता है, आप सभी को पता होगा कि डीएनए को ही जेनेटिक मटेरियल माना जाता है, लेकिन इसके पीछे कई सारे साइंटिस्ट ने अपना अपना जो है मत दिया, उसको हम अभी आगे देखेंगे। यानी कैसे जेनेटिक मटेरियल का जो खोज हुआ, कैसे उसको डिस्कवर किया गया, कैसे जाना कि डीएनए ही हमारा जेनेटिक मटेरियल है, तो वह कई सारे साइंटिस्ट ने इस पर वर्क किया है। अभी हम उसको आगे डिटेल में भी देखेंगे। तो यहाँ पे डीएनए जो होता है उसे हम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं, और यही हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है। तो यहाँ पे जो न्यूक्लिक एसिड होता है वह दो प्रकार का होता है, एक होता है डीएनए और एक होता है हमारा क्या, आरएनए। तो यहाँ पे जो डीएनए का फुल फॉर्म होता है वो होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ओके, तो जो डीएनए होता है मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में कैसा कार्य करता है, जेनेटिक मटेरियल की तरह कार्य करता है। लेकिन जो आरएनए होता है उसे हम राइबोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं। इसके दो फंक्शन होते हैं, डायनेमिक फंक्शन होता है, यानी दो फंक्शन। पहला क्या होता है, ये जेनेटिक मटेरियल की तरह भी कार्य करता है कुछ वायरसेस में, जैसे टीएमबी हो गया, टोबैको मोज़ेक वायरस और क्यूबी बैक्टीरियोफेज। ओके, और दूसरा इसका जो प्रॉपर्टी होता है वह क्या होता है, दूसरा फंक्शन क्या होता है, यह कैटलिस्ट की तरह भी कार्य करता है। कौन, आरएनए। ओके, अब डीएनए के बारे में थोड़ा सा पॉइंट देखिए। डीएनए जो होता है पॉलीमर होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड का, एंड जो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होती है इसके कई सारे जो है ये मॉलिक्यूल अटैच्ड होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड अटैच्ड होता है तो एक पॉलीमर बनाता है, और इसी पॉलीमर से हमारा क्या होता है, डीएनए बनता है। इसका जो डीएनए का जो लेंथ होता है वह न्यूक्लियोटाइड के नंबर पर डिपेंड करता है, और पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड को ही हम क्या कहते हैं, बेस पेयर कहते हैं। इसमें एग्जाम्पल में कुछ आपका एनसीईआरटी में दिया है, जैसे बैक्टीरियोफेज स्टाई X174 है तो इसके पास 5386 न्यूक्लियोटाइड होती हैं। बैक्टीरियोफेज लैम्डा जो होता है इसके पास 48502 बेस पेयर होती हैं। इशीरिया कोलाई यानी जो ई कोलाई होता है इसके पास अगर हम बेस पेयर देखें तो 4.6 × 10⁻6 बेस पेयर होती हैं। अगर हम ह्यूमन में हेप्लॉइड कंटेंट देखें बेस पेयर का तो 3.3 × 10⁻, यहाँ पे आपका 6 नहीं होगा, 9 होगा। तो 3 × 10⁹ बेस पेयर कहाँ पर होती हैं, ह्यूमन के हेप्लॉइड सेल में। अगर डिप्लॉइड देखेंगे तो 3.3 को ही हम क्या कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा हेप्लॉइड कंटेंट आ जाएगा। ओके, आगे बढ़ जाते हैं। अब हम देखेंगे न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड जो होता है वह 3 चीजों से मिलकर बना होता है। इसमें हमारा नाइट्रोजन बेस होता है, पेंटोज शुगर होता है और फॉस्फेट ग्रुप होता है। पेंटोज शुगर में हमारे आरएनए और डीएनए आ जाते हैं। पेंटोज शुगर, तो आरएनए का मतलब क्या होता है, यह राइबोज शुगर होती है। क्या होती है, राइबोज शुगर होती हैं। और डीएनए हमारा क्या होता है, डीऑक्सीराइबोज शुगर होता है। तो यहाँ पे जो राइबोज का फार्मूला होता है वह C5H10O5, ओ पे ध्यान देना है, क्योंकि डीएनए में O4 होता है और आरएनए में O5 होता है। यानी यहाँ पे आरएनए में एक O ज्यादा है, एक ऑक्सीजन ज्यादा है, डीएनए में एक ऑक्सीजन क्या है, कम है। तो इसको हम राइबोज कहते हैं। यहाँ पे आप देखिए जो ये आपका शुगर का जो ये क्या है, पेंटोज शुगर का जो ये यहाँ पे आपका स्ट्रक्चर दिया गया है, तो यहाँ पे आप देखिए जो इसमें देखिए आपका जो दूसरा वाला कार्बन है यहाँ पर OH ग्रुप प्रेजेंट है, यानी यहाँ पर OH है, OH ग्रुप प्रेजेंट है। लेकिन आप लोग को देखना है यहाँ पे डीऑक्सीराइबोज में देखेंगे तो दूसरे कार्बन पर यहाँ पर देखिए आपका कोई भी OH ग्रुप नहीं है, बल्कि यहाँ पर केवल और केवल एक हाइड्रोजन उपस्थित है। यानी आरएनए में आपका एक ऑक्सीजन ज्यादा होता है और डीएनए में एक कम होता है। अब OH ग्रुप जो होता है यह हाईली रिएक्टिव होता है। क्या होता है, हाईली रिएक्टिव होता है, जो मॉलिक्यूल को क्या बनाता है, लेस स्टेबल बना देता है। इसीलिए डीएनए आपका हाईली स्टेबल होता है और आरएनए आपका क्या होता है, लेस स्टेबल होता है। किस वजह से, OH ग्रुप की उपस्थिति के कारण आरएनए लेस स्टेबल हो जाता है। क्यों, क्योंकि यह हाईली रिएक्टिव ग्रुप होता है। ओके, आगे बढ़ जाते हैं। अब देखेंगे नाइट्रोजनस बेस के बारे में। तो नाइट्रोजनस बेस जो होती है 2 प्रकार की होती है, एक होता है हमारा प्यूरिन, एक होता है पैरिमिडिन। प्यूरिन में 2 रिंग होती हैं, इसमें एडेनिन और ग्वानिन आ जाता है। पैरिमिडिन में सिंगल रिंग होता नहीं, एक ही रिंग होती है, इसमें साइटोसिन, यूरेसिल और थायमिन आ जाता है। यूरेसिल जो होता है केवल और केवल आरएनए में होता है, नहीं एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल, ये 4 नाइट्रोजनस बेस आपकी आरएनए में देखने को मिलेंगी, और एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन ये आपका डीएनए में देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर जब पेंटोज शुगर होती है, जैसे हमारा राइबोज और डीऑक्सीराइबोज है, जब वह नाइट्रोजनस बेस के साथ
यानी जो हमारे नाइट्रोजनस बेस चारों डीएनए के अंदर जो होंगी तो वो क्या करेंगी, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाती है फर्स्ट कार्बन पर। यानी पेंटोज शुगर हमारा जैसे, तो उसका जो पेंटोज शुगर का पहला वाला कार्बन होता है वहीं पर जाकर नाइट्रोजन बेस जो होती है अटैच्ड हो जाती है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड द्वारा, और उसे हम न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। जब न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, पेंटोज फॉस्फेट ग्रुप, जब न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट ग्रुप आकर अटैच्ड हो जाता है तब न्यूक्लियोटाइड बन जाती हैं। और ये फॉस्फेट ग्रुप जो होता है वहाँ पेंटोज शुगर के कहाँ पर जुड़ता है, 5th वाले कार्बन पर जुड़ता है। कहाँ पर, 5वें वाले कार्बन पर हमारा फॉस्फेट ग्रुप फॉस्फोइस्टर बॉन्ड द्वारा जुड़ता है और न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन करता है। जब न्यूक्लियोटाइड, कई सारी न्यूक्लियोटाइड चेन जो है कंबाइन होती हैं, किस बॉन्ड द्वारा होती है, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड द्वारा। न्यूक्लियोटाइड जो चेन कंबाइन करती हैं, ढेर सारी न्यूक्लियोटाइड जब कंबाइन करती हैं तो न्यूक्लिक एसिड चेन बनाती हैं जिसे हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन कहते हैं, और यह फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड द्वारा अटैच्ड होती हैं। कौन, न्यूक्लियोटाइड। ओके, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ जाते हैं। ये देखिए एनसीईआरटी का स्ट्रक्चर है, ये आपका क्या है, डीएनए का एक स्ट्रैंड है। क्या है, डीएनए का एक स्ट्रैंड है। ये है आपका क्या, पेंटोज शुगर, यानी आपका क्या है, राइबोज हो या फिर डीऑक्सी राइबोज हो, तो ये आपका पेंटोज शुगर है। पेंटोज शुगर का यहाँ पे जो पहला वाला कार्बन होता है वहां पर हमारा नाइट्रोजन बेस अटैच्ड होता है, और जो 5वां वाला कार्बन होता है वहां पर क्या अटैच्ड होती हैं, फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड होता है। कहाँ पर, 5वें वाले कार्बन पर फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड होता है। तो यहाँ पे आपको एक चीज देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ पे 5' फॉस्फेट और यहाँ पे 3' हाइड्रोक्सिल, यानी आपका डीएनए का जो स्ट्रैंड कितना भी लॉन्ग क्यों ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं जाकर ये क्या करती हैं, जैसे इनका चेन जो बनता है कहीं ना कहीं जाकर स्टॉप भी करती होंगी, ऐसा तो नहीं है कि बनता ही रहता है। तो यहाँ पर क्या होती है, जो इंड होती है, एक 5' एक 3' इंड, ये फ्री होती है। यहाँ से आगे कोई भी क्या होता है, कंपाउंड अटैच्ड नहीं होता, कोई भी मॉलिक्यूल अटैच्ड नहीं होता है। तो यही क्या होती है, डीएनए की पोलरिटी जो होती है यही बनाती है। एक 5' से 3' की ओर होता है एक स्ट्रैंड, और एक स्ट्रैंड क्या होता है, 3' to 5' होता है। तो ये दोनों क्या होती है, दोनों एक दूसरे की एंटी पैरेलल होती हैं। ओके, तो 5' और 3' आपको बहुत बार अभी आगे देखने को मिलेगा, तो आपको इस चीज को ध्यान रखना है। ओके, अब यहाँ पर जो नाइट्रोजनस बेस होती है वह हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा अटैच्ड होती हैं। यानी यहाँ पर जब डीएनए का दूसरा वाला स्ट्रैंड नीचे बनेगा तो यहाँ पे जो नाइट्रोजनस बेस होंगी वह क्या करेंगी, डीएनए के दूसरे स्ट्रैंड से किससे अटैच करेंगी, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से। वह डबल बॉन्ड भी हो सकता है, वह ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। तो वह डबल बॉन्ड कब होगा, ट्रिपल बॉन्ड कब होगा, इसको चारगाफ ने बताया था, जिसे हम इरविन चारगाफ रूल कहते हैं। यहाँ पर इन्होंने बताया जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वह A+G/T+C के बराबर 1 होता है, और Ag+ जो होता है A+G = T+C होता है। कोई भी यहाँ पे जो नाइट्रोजनस बेस होता है वह दूसरे के बराबर नहीं होगा। ओके, यहाँ पर A+G = T+C होता है। अब यहाँ पे जो नाइट्रोजनस बेस के बीच में जो आपका हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, तो यहाँ पे एडेनिन और जो थाइमिन होती है उनके बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। जब ये एडेनिन क्या होगा, आगे दूसरे वाले स्ट्रैंड से थाइमिन से अटैच्ड होगा तो 2 बॉन्ड बनेगा, और जब ये गॉनसिन जो होता है, जब ये साइटोसिन से अटैच्ड होता है तो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा अटैच्ड होता है। ओके, यहाँ पे देखिए आपका एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। यहाँ पे ये आपका क्या है, डीएनए का एक स्ट्रैंड है, ये डीएनए का दूसरा वाला स्ट्रैंड है। तो यहाँ पे देखिए एडेनिन जो है जब थाइमिन से अटैच्ड हुआ तो हाइड्रोजन के 2 बॉन्ड आए, और जब गॉनसिन जो साइटोसिन से अटैच्ड हुआ तो यहाँ पर हाइड्रोजन के 3 बॉन्ड आए। यानी हमारा जो दोनों स्ट्रैंड होता है डीएनए का वह हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा अटैच्ड होता है। अब हम फीचर देख लेते हैं किसका, डीएनए का। तो डीएनए जो होता है डबल हेलिकल मॉडल का होता है डीएनए, जिसे किसने प्रपोज किया था, तो वेस्टर और क्रिक ने किया था 1953 ईस्वी में। फर्स्ट टाइम इसे आइडेंटिफाई मिसर ने किया था 1869 ईस्वी में, और इन्होंने इसे न्यूक्लिन कहा था। मॉलिक्यूलर स्टडी ऑफ डीएनए किसने किया था, तो विल्किंसन और फ्रैंकलिन ने किया था ऑन द बेसिस ऑफ एक्स-रे डिफ्रैक्शन मेथड। डीएनए जो होता है वह डबल हेलिकल होता है, और वह राइट हैंडेड कॉइलिंग होती है। कैसी कॉइलिंग होती है, उसमें कॉइल्ड होता है, तो राइट हैंडेड फैशन में वह कॉइल्ड रहता है। इसकी जो नेचर होती है वह एसिडिक होती है, और निगेटिवली चार्ज होता है। फॉस्फोरिक एसिड होती है उसकी वजह से डीएनए क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है और एसिडिक इन नेचर होता है। आगे देख लेते हैं डीएनए के बारे में थोड़ा सा, और यहाँ पे आपको क्या देखना है, डबल स्टैंडर्ड, बोथ स्टैंड एंड पैरेलल टू ईच अदर। हमें पता है डीएनए 2 स्टैंडर्ड होती है, डबल स्टैंडर्ड होती है, और जो दोनों स्टैंड होती है वह एंटी पैरेलल टू ईच अदर होती है। यानी एक स्टैंड अगर 5' to 3' है तो दूसरा स्टैंड क्या होगा, 3' to 5' होगा। तो यही क्या होती है, एक दूसरे की क्या होती है, एंटी पैरेलल होती है।
उसके बाद जो डिस्टेंस होता है दोनों स्टैंड के बीच का जो डिस्टेंस होता है वह यूनिफॉर्म होता है, नहीं एक जैसा एक समान होता है दोनों के बीच का डिस्टेंस पूरे डीएनए में। उसके बाद देखना है जो डीएनए का होता है आउटर और इनर बैकबोन होता है। आउटर जैसे ये जो कॉइल करता है, जो कॉइलिंग होती है बाहर की जो स्ट्रक्चर होती है उसे हम क्या कहते हैं, आउटर बैकबोन कहते हैं। जहां पर हमारा क्या था, पेंटोज शुगर और हमारे फॉस्फेट अटैच था। 5वें कार्बन पर हमारा फॉस्फेट ग्रुप अटैच था और यहाँ पर जो पहले कार्बन पर हमारा क्या अटैच था, यहाँ पर हमारा नाइट्रोजन बेस अटैच था। तो बीच में हमारे क्या थे, नाइट्रोजन बेस थे और बाहर हमारे क्या था, शुगर और फॉस्फेट ग्रुप था। यानी आउटर बैकबोन पर शुगर और फॉस्फेट होते हैं और बीच में हमारे क्या होते हैं, नाइट्रोजन बेस होते हैं जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा अटैच्ड होते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक हेलिक्स, एक पिच या फिर एक टर्न, यानी डीएनए का जो एक टर्न होता है वह कैसा होता है, कितना होता है, 3.4 नैनोमीटर होता है, जिसे हम 3.4 × 10⁻⁹ मीटर भी लिख सकते हैं। उसके बाद जो नाइट्रोजन बेस होता है, नंबर ऑफ बेस पेयर जो होती हैं एक टर्न में वह 10 बेस पेयर होती है, यानी 20 न्यूक्लियोटाइड होती हैं। उसके बाद 10 बेस पेयर मतलब क्या, यहाँ पे आपका क्या होगा, एक एडेनिन, एक थाइमिन, एडेनिन थाइमिन, तो ये भी क्या बनाती हैं, एक 20 न्यूक्लियोटाइड होता है और 10 बेस पेयर होती हैं। ओके, उसके बाद क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन बेस पेयर, जो हमारा बेस पेयर होता है, जैसे एक बेस पेयर है ये दूसरा बेस पेयर है, तो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है कितना होता है, 0.34 नैनोमीटर होता है। और जो डायमीटर होता है हमारे डीएनए का वो कितना होता है, 20 एंगस्ट्रॉम या फिर 2 नैनोमीटर भी लिख सकते हैं। आगे बढ़ जाते हैं, देख लेते हैं जेनेटिक मटेरियल। यहाँ पे डीएनए और आरएनए दोनों जेनेटिक मटेरियल की तरह कार्य करता है। डीएनए क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड भी होता है, हो सकता है और सिंगल स्टैंडर्ड भी हो सकता है। सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए कहाँ पर होता है, तो 5X174, और जो बैक्टीरियोफेज होता है यहाँ पर सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। और डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है तो ये भी 2 प्रकार का होता है, एक सर्कुलर होता है, एक लीनियर होता है। यानी डबल स्टैंडर्ड तो होगा लेकिन कहीं पर क्या होता है, सर्कुलर होता है, तो कहीं पर क्या होता है, लीनियर होता है। तो डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर कहाँ पर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड और बैक्टीरियल डीएनए में, और लीनियर डबल स्टैंडर्ड कहां पर होता है, यूकैरियोट के न्यूक्लियस में। अब आरएनए जो होता है जेनेटिक मटेरियल की तरह कार्य करता है, जो कि सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, ध्यान रखिएगा एक ही स्टैंड केवल होता है आरएनए का। मोस्ट ऑफ द वायरसेस जैसे हमारा टीएमबी है तो वहां पर आरएनए जेनेटिक मटेरियल की तरह कार्य तो करता है लेकिन केवल एक ही स्टैंड होता है। और आरएनए का नॉन जेनेटिक फंक्शन क्या है, जैसे टीआरएनए हो गया, एमआरएनए हो गया, आरआरएनए हो गया, तो ये क्या होती है, नॉन जेनेटिक होती है, नॉन जेनेटिक आरएनए। ओके, अब आगे बढ़ जाते हैं, डीएनए का पैकेजिंग देख लेते हैं। तो डीएनए आप लोगों को पता है बहुत ही लंबा होता है, तो इसको जो है आसानी से न्यूक्लियस के अंदर पैक्ड करके रख सके, इसीलिए डीएनए की पैकेजिंग इंपॉर्टेंट होती है। तो अगर हम ह्यूमन का हैप्लॉइड कंटेंट देखते हैं तो कितना होता है, 3.3 × 10⁻⁹ क्या होता है, 9 होता है। जब डिप्लॉइड कर देंगे तो इसी में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा 6.6 × 10⁻, माइनस नहीं होगा, केवल 9 होगा। यहाँ पे आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा, 10⁻9 होगा। अब बेस पेयर के बीच में डिस्टेंस कितना था, 0.34 नैनोमीटर था। इसको जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.34 × 10⁻⁹ क्या हो जाएगा, -9। अब ये जो हमारा हैप्लॉइड कंटेंट है, ये डिप्लॉइड कंटेंट है हमारा डीएनए का किसी भी सेल के अंदर, और जो हमारे बेस पेयर के बीच में जो डिस्टेंस है उसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे, नाउ डिस्टेंस 6.6 × 10⁻9 × 0.3 × 10⁻⁻9 दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10⁻ आपका +9 है और 10⁻ आपके क्या है, -9 है, तो ये दोनों कट जाएंगी। और 6.6 और उसका 0.34 इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2.2 मीटर लॉन्ग डीएनए केवल एक सेल में होता है। यानी इन ह्यूमन मिलियन ऑफ सेल, यानी ह्यूमन में क्या होती है, कई सारे मिलियन ऑफ सेल होती हैं और हर एक सेल के अंदर हमारा 2.2 मीटर लॉन्ग डीएनए होता है। आप सोच सकते हैं कितना बड़ा डीएनए होता होगा हमारे पूरे बॉडी में अगर हम देखें तो। इसीलिए रिक्वायरमेंट ऑफ डीएनए पैकेजिंग, यानी डीएनए बहुत ज़्यादा लॉन्ग होता है तो इसीलिए उसको पैक्ड करना बहुत ही जरूरी होता है। हिस्टोन प्रोटीन के माध्यम से इसकी पैकेजिंग होती है। प्रोकैरियोट में क्या होता है, डीएनए के प्रोकैरियोट में के अंदर जो होता है वह न्यूक्लियस जो होता है अनडिफाइंड, डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, यानी न्यूक्लियस के पास क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है। और ये जो होता है प्रोकैरियोट के सेल के अंदर क्या होता है, एक रीजन में उपस्थित होता है जिसे हम न्यूक्लियाइड कहते हैं। और ये जो होता है, जो आपका डीएनए होता है, हमने आपको बताया कि नेगेटिव चार्ज होता है और कुछ प्रोटीन होती है जो पॉजिटिव चार्ज होती है, उसी के द्वारा ये एक दूसरे से क्या होती है, हेल्ड होती है, अटैच्ड होती है और एक रीजन में उपस्थित होती है जिसे हम न्यूक्लियाइड कहते हैं। लेकिन जो आपका यूकैरियोट में होता है वहाँ पर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होती हैं। तो यहाँ पे जो आपका डीएनए होता है एसिडिक होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, और हिस्टोन प्रोटीन जो कि बेसिक होता है पॉजिटिव चार्ज होता है। यहाँ पे 2 प्रोटीन होती है, एक आर्जिनिन होता है, एक लाइसिन होता है, और ये पॉजिटिव चार्ज होती है। तो आप सभी को पता है
है निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। तो ये दोनों क्या करती है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है और दूसरे से चिपक जाती हैं। ओके, तो यहाँ पे जो हिस्टोन होता है वह हिस्टोन का एक ऑक्टामर बनता है। क्या होती है यहाँ पे, हिस्टोन की एक ऑक्टामर बनती है जिसमें 8 ऑक्टामर मतलब क्या, हिस्टोन की 8 यूनिट होती है, 2 ऑफ ईच। यहाँ पे किसकी किसकी यूनिट होती है, एक होता है हमारा H2A, H2B, H3 और H4, यानी इन चारों की 2-2 यूनिट होती है और यही चारों मिलकर हिस्टोन ऑक्टामर बनाती हैं। अब इसी जो हमारा हिस्टोन ऑक्टामर होता है, इसी के अराउंड क्या होता है, हमारा DNA क्या होता है, रैप्ड होता है और बाहर से हमारा क्या होता है, H1 हिस्टोन भी लगा होता है। ध्यान रखिएगा, H1 हिस्टोन क्या होता है, बाहर होता है और ये हमारा क्या होता है, एक न्यूक्लियोसोम बन जाता है। तो यहाँ पे देखिए DNA रैप्ड अराउंड हिस्टोन प्रोटीन जो कि ऑक्टामर होती है फॉर्म न्यूक्लियोसोम, यानी जो हमारा DNA हिस्टोन ऑक्टामर के अराउंड रैप करता है तो क्या बनाता है, न्यूक्लियोसोम बनाता है। एक न्यूक्लियोसोम में 200 बेस पेयर होती हैं। रिपीटिंग यूनिट ऑफ न्यूक्लियोसोम में न्यूक्लियोसोम की कई सारी जब यूनिट रिपीट कर जाती हैं तो क्रोमेटिन का फॉर्मेशन करती हैं। यही जब क्रोमेटिन थोड़ा सा और पैक्ड होती है तो क्रोमेटिन फाइबर का फॉर्मेशन होता है। और एट मेटाफेज स्टेज, यानी हमने आपको बताया था क्या होता है एनाफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज जो स्टेजेस होती हैं सेल डिवीजन के दौरान, जो हमारा मेटाफेज होता है यहाँ पर क्रोमेटिन जो फाइबर होती है और ज्यादा कॉइल करती हैं और ज्यादा कंडेंस्ड हो जाती हैं और किसका फॉर्मेशन कर लेती हैं, क्रोमोसोम का। अब यहाँ पर जो हमारा स्ट्रक्चर दिया गया है, एक पॉइंट है एनसीईआरटी में, बीट्स ऑन स्ट्रिंग। तो यहाँ पर क्या होता है, बीट्स मतलब क्या होती है, मोतियां होती हैं। तो यहाँ पे जो हमारा न्यूक्लियोसोम होता है वह ऐसा लगता है कि जैसे किसी धागे में क्या है, मोती पिरोया गया हो, तो ऐसे यह स्ट्रक्चर दिखाई पड़ता है। तो कई सारी क्या होती हैं, आपकी DNA जो होती हैं वह ऑक्टोमर के अराउंड क्या होती है, रैप्ड होती हैं। तो वह ऐसा लगता है जैसे धागे में क्या है, धागे में क्या हो, मोती पिरोया गया हो। ओके, तो इसलिए इसको हम बीट्स ऑन स्ट्रिंग भी कहते हैं। और जो यहाँ पे बीच में आपका क्या होता है, लिंकर DNA होता है जो एक न्यूक्लियोसोम को दूसरे न्यूक्लियोसोम में से क्या करता है, अटैच करता है। अब क्रोमेटिन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। सम टाइम इन न्यूक्लियस क्रोमेटिन क्या होता है, यूक्रोमेटिन और हेटेरोक्रोमेटिन के फॉर्म में रहता है। जब वह लूजली पैक्ड होगा क्रोमेटिन तो वह उसको हम यूक्रोमेटिन कहते हैं। और स्टेन क्या होता है, लाइट होता है और यह ट्रांसक्रिप्शनली क्या होता है, एक्टिव प्रोटीन होता है। लेकिन जब हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है, हेटेरोक्रोमेटिन के फॉर्म में होता है। क्रोमेटिन क्या होता है, किसके फॉर्म में होता है, हेटेरोक्रोमेटिन के फॉर्म में होता है। तो डेंसली पैक्ड होता है और डार्क स्टेन देता है और यह ट्रांसक्रिप्शनली कैसा होता है, इनएक्टिव प्रोटीन होता है। अब हम देखने वाले हैं सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल। तो इस सर्च में जो पहला आपका एक्सपेरिमेंट हुआ था उसे किसने दिया था, तो ग्रिफिथ ने दिया था 1928 ईस्वी में। और इन्होंने इस जो एक्सपेरिमेंट का नाम क्या रखा, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। इन्होंने एक जो है एक बैक्टीरिया लिया जिसका नाम क्या था, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। यह बैक्टीरिया जो है निमोनिया काज कर रहा था। ओके, इन्होंने इस जो है बैक्टीरिया को लिया, एक कल्चर प्लेट पर इस बैक्टीरिया को क्या करवाया, ग्रो करवाया। तो इन्होंने क्या देखा कि ये जो बैक्टीरिया ये 2 प्रकार की कॉलोनी बना रही है। एक जो है आपका स्मूथ कॉलोनी है और एक आपका रफ कॉलोनी है। स्मूथ वाले को इन्होंने S कहा और रफ वाले को इन्होंने R नाम दे दिया। अब यहाँ पर जो आपका स्मूथ वाला है ये क्या है, ये डिजीज काज करता है। क्या काज करता है, डिजीज। आर वाला जो है यह डिजीज काज नहीं कर रहा है। क्यों, क्योंकि जो आपका स्मूथ वाला है उसके पास एक कैप्सूल की लेयर होती है, एक कवच होती है जो इसको क्या करती है, ढक कर रखती है। तो ये जो कैप्सूल की जो लेयर है वह पॉलीसेकेराइड की बनी होती है, जो इसको क्या है, अगर इस जो है इसको हम एस स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया को जब माइस के अंदर इंजेक्ट करेंगे, डालेंगे, तो जो माइस होगा इसको इसकी इस लेयर को क्या है, डिस्ट्रॉय नहीं कर पाता है, जिस वजह से एस स्ट्रेन वाला क्या करता है, निमोनिया काज कर देता है। लेकिन जो आर स्ट्रेन वाला होता है उसके पास कोई भी लेयर नहीं होती है, यानी यह क्या होता है, नॉन कैप्सुलेटेड होता है। इस वजह से जब आर स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया से इन्होंने माइस के अंदर इसे इंजेक्ट किया तो माइस क्या है, इसको डिस्ट्रॉय कर दिया, क्योंकि इसके पास कैप्सूल की लेयर नहीं है। तो इसलिए आर स्ट्रेन वाला डिजीज काज नहीं कर पाता। तो यहाँ पे आपका यही लिखा हुआ है कि स्मूथ वाला जिसके पास कैप्सुलेटेड है, रफ वाला जो कि कैप्सुलेटेड नहीं है। तो इन्होंने क्या किया, जब माइस के अंदर इसको इंट्रोड्यूस किया तो निमोनिया काज हो गया, क्योंकि निमोनिया जो इसको डिस्ट्रॉय, जो माइस होता है इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर पाता है। लेकिन जब इन्होंने रफ वाले को इंजेक्ट किया तो यह जो है माइस हमारा लाइव है, यहाँ पे निमोनिया काज नहीं हुआ, डिजीज काज नहीं हुआ, क्योंकि माइस ने इस वाले बैक्टीरिया को क्या किया, डिस्ट्रॉय कर दिया। अब इन्होंने क्या किया, यहाँ पर इन्होंने एस स्ट्रेन वाले को माइस के अंदर इंजेक्ट किया, माइस मर गया। आर स्ट्रेन वाले को इंजेक्ट किया तो माइस जीवित है। इन्होंने फिर क्या किया, एस स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया को हीट किल किया और बैक्टीरिया को मार दिया। उसके बाद इंजेक्ट किया तो माइस क्या है, लाइव है।
यहाँ पे बैक्टीरिया मर गया है तो वह डिजीज काज नहीं कर पा रहा है, इसलिए माइस क्या है, जीवित है। फिर इन्होंने क्या करा, इन्होंने एस स्ट्रेन जो कि हीट किल्ड है और आर स्ट्रेन जो कि लाइव है, तो यहाँ पे ये दोनों अभी क्या है, ए वायरुलेंट है, ये दोनों के दोनों डिजीज काज नहीं कर रही हैं। लेकिन जब इन दोनों को इन्होंने एक साथ इस माइस के अंदर इंजेक्ट किया तो यहाँ पे क्या है, माइस मर गया। अब यहाँ पर इन्होंने ये सोचा कि जब हमने आर स्ट्रेन वाले को किया था तब माइस लाइव था और एस स्ट्रेन हीट किल किया तब भी माइस लाइव है, लेकिन जब हमने दोनों को साथ में इंजेक्ट किया तो माइस मर कैसे गया। तो इन्होंने यहाँ पर एक कंक्लूजन निकाला कि यहाँ पे एस स्ट्रेन के पास कुछ है जो आर स्ट्रेन में क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, और आर स्ट्रेन जो कि ए वायरुलेंट है वह ट्रांसफॉर्म हो जा रहा है वायरुलेंट में। तो यहाँ पे आर स्ट्रेन का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है जो कि ए वायरुलेंट से वायरुलेंट में, इसीलिए इसको हम ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल कहते हैं। यहाँ पे इन्होंने बस इतना ही बताया था कि कोई चीज है जो एस स्ट्रेन से आर स्ट्रेन में ट्रांसफर हो रही है, जा रही है, जिस वजह से आर स्ट्रेन वायरुलेंट हो जा रहा है, लेकिन वह चीज क्या है जो ट्रांसफर हो रही है वह यहाँ पे ये डिस्क्राइब नहीं कर पाए थे। इसलिए यहाँ पर क्या है, बायोकेमिकल नेचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल वाज नॉट डिफाइंड। तो इसके बाद जो है एक दूसरे साइंटिस्ट ने बायोकेमिकल नेचर दिया इस ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल का, जो कि एवरी, मैकॉल और मैकॉर्टी, 3 साइंटिस्ट ने मिलकर इस पर क्या किया आपका। तो इस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या किया था, इन तीनों साइंटिस्ट ने, इन्होंने एंजाइम लिया। क्या लिया, एंजाइम लिया। इनके इस वर्क से पहले प्रोटीन को ही जेनेटिक मटेरियल माना जा रहा था। ओके, तो इन्होंने ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंटर जो था उसको लिया। तो इसमें क्या था, ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट में इन्होंने आर स्ट्रेन जो कि लाइव था और एस स्ट्रेन जो कि हीट किल था उसको लिया। तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो रहा था, डन हो रहा था। लेकिन क्या क्या डन हो रहा था, क्या ट्रांसफार हो रहा था। तो इन्होंने एक कैलियाटेक डाइजेस्टिव एंजाइम लिया। यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम जो कि आपका कार्बोहाइड्रेट्स था, और प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम जो कि प्रोटीज था, आरएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम क्या था, आरएनएस था, और डीएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम जो कि आपका क्या था, डीएनएस था। तो इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में पहले क्या किया, उसमें क्या डाला, कार्बोहाइड्रेट्स डाला। तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन हो जा रहा था और माइस जो था वो डेड हो जाते, माइस जो था वो मर जा रहा था। यानी इन्होंने यहाँ से क्या किया, कार्बोहाइड्रेट आपका क्या है, जेनेटिक मटेरियल नहीं है क्योंकि माइस मर रहा है। फिर क्या करा इन्होंने, प्रोटीज डाला। इससे क्या है, प्रोटीन डाइजेस्ट हो जा रहा था और ट्रांसफॉर्मेशन हो जा रहा था, माइस मर जा रहा था, यानी प्रोटीन भी आपका जेनेटिक मटेरियल नहीं है। फिर क्या किया, इन्होंने आरएनएस डाला जिससे आपका आरएनए डाइजेस्ट हो जा रहा था, तब भी ट्रांसफॉर्मेशन हो जा रहा था और माइस मर जा रहा था। लेकिन जब इन्होंने उसमें क्या डाला, डीएनए डाला, इस जो आपका जो यहाँ पे जितने भी एंजाइम डाले जा रहे हैं, इंसर्ट किए जा रहे हैं, वह एस स्ट्रेन वाले में ही इंसर्ट किए जा रहे हैं, ध्यान रखिएगा। तो इन्होंने जब डीएनए जो आपका एंजाइम है इसको इंसर्ट किया एस स्ट्रेन वाले में, तब आपका डीएनए डाइजेस्ट हो गया, और जब डीएनए डाइजेस्ट हुआ तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ और माइस नहीं मरा। तो इन्होंने यही कंक्लूजन निकाला कि डीएनए ही क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। लेकिन यहाँ इसको ये भी एक्सपेरिमेंट को कुछ साइंटिस्ट लोगों ने नहीं माना। तब एक फाइनल, जिसे हम अनइक्विवोकल या फिर फाइनल प्रूफ कहते हैं, वो आया जिसे ट्रांसडक्शन प्रिंसिपल भी कहा जाता है। तो इस ट्रांसडक्शन प्रिंसिपल में क्या होता है, इसे हर्शे और चेज ने इस पे एक्सपेरिमेंट किया था। तो 1952 में यह एक्सपेरिमेंट हुआ था। इन्होंने इनका जो वर्क किया तो वह क्या था, आपका एक बैक्टीरियोफेज था। बैक्टीरियोफेज क्या होता है, एक वायरस होता है जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है और उसी के अंदर क्या है, रेप्लिकेट करता है। तो जैसे ये बैक्टीरिया है, इसके ऊपर आपका आ जाता है बैक्टीरियोफेज, इसकी सरफेस से अटैच्ड होता है, तो वह अपने जेनेटिक मटेरियल को इस बैक्टीरिया के सेल के अंदर क्या करता है, इंसर्ट कर देता है। ओके, तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, बैक्टीरियोफेज जब बैक्टीरिया पे बैठता है, उसके सरफेस से अटैच्ड होता है, तो इंटर जेनेटिक मटेरियल इनटू बैक्टीरिया। तो जब क्या होता है, बैक्टीरियोफेज का जो जेनेटिक मटेरियल होता है, जब वह बैक्टीरिया के अंदर आ जाता है तो बैक्टीरिया को ऐसा लगता है कि यह हमारा ही है, यानी उस जेनेटिक मटेरियल को अपना जेनेटिक मटेरियल समझकर उसको मैन्युफैक्चर करता है, मल्टीप्लाई करता है और ढेर सारी बैक्टीरियोफेज यानी वायरस का फॉर्मेशन कर देता है। तो यहाँ पर क्या किया इन्होंने, जो आपका बैक्टीरियोफेज था उसका जो आउटर वाला कवर होता है वह कैसा होता है, प्रोटीन का होता है, और अंदर का जो पार्ट होता है जो कि जेनेटिक कुछ भी हो, अंदर का जो पार्ट होता है वो कैसा होता है आपका, उसे हम, ये प्रोटीन है, ये आपका क्या होता है, डीएनए होता है।
इन्होंने क्या किया, जो प्रोटीन था उसको किससे लेबल किया, इन्होंने रेडियो लेबल किया। क्या किया, रेडियो लेबल्ड किया। किससे किया, प्रोटीन को इन्होंने सल्फर से रेडियो लेबल कर दिया और जो हमारा डीएनए था उसे फास्फोरस से रेडियो लेबल किया। रेडियो लेबल करने के बाद इन्होंने बैक्टीरिया लिया और एक प्रोटीन रेडियो लेबल था, एक आपका डीएनए रेडियो लेबल था, दोनों को क्या किया, बैक्टीरिया के अंदर क्या किया, इंसर्ट करवाया। जब बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया के सेल से अटैच्ड होता है, उसके सेल से चिपक जाता है उसके सरफेस से, तो वह अपने जेनेटिक मटेरियल को बैक्टीरिया के सेल के अंदर क्या करता है, इंटर कर देता है। इंटर करने के बाद रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। जब रेप्लिकेशन होता है तो वो क्या करते हैं, थोड़ा सा उसको ब्लेंड कर देते हैं। ब्लेंड करने से क्या होता है, जो बैक्टीरियोफेज होती है, जो बैक्टीरिया के सरफेस से अटैच्ड होती है, वह उसको डी अटैच्ड हो जाती है, उससे उसके सरफेस को क्या करती है, छोड़ देती है। उसके बाद इन्होंने क्या किया, उसको जो बैक्टीरिया की सेल थी उसको सेंट्रीफ्यूगेट किया। सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होता है, जो भारी चीज होती है वह नीचे बैठ जाती है और जो लाइट चीजें होती हैं वह ऊपर रह जाती हैं। तो यहाँ पे जब इन्होंने सेंट्रीफिगेशन किया तो इन्होंने देखा कि जो लाइट यहाँ पर क्या है, जो आपका वायरस है उसका जो जेनेटिक मटेरियल है वह लाइट है, तो यह ऊपर हो गया। और जो हमारा यहाँ पर बैक्टीरिया है ई कोलाई, उसका जो जेनेटिक मटेरियल है वह हैवी था, तो वह नीचे बैठ गया। तो इन्होंने यहाँ पर ऑब्जर्व क्या किया कि यहाँ पे जो होस्ट सेल है आपका बैक्टीरिया, वह क्या है, रेडियो लेबल्ड है। आप सभी को पता है कि जो डीएनए होता है वह आपका पेंटोज शुगर और यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस और फास्फेट ग्रुप का बना होता है। तो यहाँ पे क्या है, डीएनए को फास्फोरस से लेबल किया गया था, तो यहाँ पे डीएनए के अंदर वही रेडियो लेबल्ड फास्फोरस देखने को मिला। कहाँ पर, होस्ट सेल के अंदर। तो इन्होंने यहाँ पे फाइनली बताया कि जो आपका यहाँ पे रेडियो लेबल्ड डीएनए था वही आपका होस्ट सेल के अंदर देखने को मिला। जो आपका रेडियो लेबल्ड प्रोटीन था, जो कि आपका सल्फर से कोटेड था, सल्फर से कोटेड किया गया था, रेडियो लेबल किया गया था, वह बैक्टीरियल सेल के अंदर देखने को नहीं मिला। यानी ये जो आपका बैक्टीरियोफेज का जो आउटर लेयर था, ये आपका क्या था, प्रोटीन था, और जो उसके अंदर वाला था वह हमारा क्या था, जेनेटिक मटेरियल डीएनए था। और यही डीएनए आपका क्या था, फास्फोरस से लेबल किया गया था और प्रोटीन को किससे लेबल किया गया था, सल्फर से। जब यहाँ पे इन्होंने इन्फेक्शन करवाया, ब्लेंडिंग किया और जब इन्होंने सेंट्रीफ्यूगेशन कराया, तो सेंट्रीफ्यूगेशन में इन्होंने यही देखा कि जो डीएनए था आपका किसका, बैक्टीरिया के अंदर जो डीएनए था आपका होस्ट सेल के अंदर, वह रेडियो लेबल डीएनए था, जो कि आपका फास्फोरस से लेबल किया गया था। ओके, तो फाइनली यहीं से प्रूफ हुआ था कि डीएनए ही हमारा क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। तो यहाँ पे अब हम जेनेटिक मटेरियल का प्रॉपर्टी देख लेते हैं, जो कि आपका एनसीईआरटी में दिया गया है। पहली प्रॉपर्टी क्या है कि इसको रेप्लिकेशन होना चाहिए, यानी जो जेनेटिक मटेरियल हो वह रेप्लिकेट करे, केमिकली और स्ट्रक्चरली क्या हो, स्टेबल होना चाहिए। इट प्रोवाइड द स्कोप ऑफ, यानी यहाँ पे म्यूटेशन हो, चेंजिंग हो, लेकिन स्लो होना चाहिए। ओके, इवोल्यूशन के लिए यहाँ पे स्लो म्यूटेशन यानी स्लो चेंजिंग होना चाहिए। और जो मेंडल के द्वारा बताया गया था कि अपने जो एक्सप्रेशन को इटसेल्फ क्या है वह एक्सप्रेस कर पाए, वो भी एबिलिटीज के अंदर होनी चाहिए। ओके, तो इन सभी जो ये सारी इतनी प्रॉपर्टी है जेनेटिक मटेरियल की, यहाँ पे देखिए आपको हम बता रहे हैं, ये डीएनए द्वारा ही फॉलो किया जा रहा है। जैसे रेप्लिकेशन जो होता है दोनों में होता है। स्टेबिलिटी के अगर हम ऊपर देखें तो यहाँ पर जो हमारा डीएनए होता है वह जेनेटिक मटेरियल होता है मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म में, और आरएनए जो होता है ये भी जेनेटिक मटेरियल होता है, लेकिन कुछ क्या है वायरसेस में, जैसे टीएमबी और क्यूवी बैक्टीरियोफेज। उसके बाद म्यूटेशन, अगर हम म्यूटेशन से पहले एक चीज और देख लेते हैं, यहाँ पर जो होता है नॉट सो कैटालिटिक प्रॉपर्टी, यानी जो चीज कोई भी आपका कंपाउंड, कोई भी चीज, कोई भी मॉलिक्यूल है, अगर उसके पास कैटालिटिक प्रॉपर्टी है तो वह बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होता है। रिएक्टिविटी जितनी ज्यादा होती है, स्टेबिलिटी उतनी ही कम होती है। तो डीएनए जो हमारा, इसके पास कैटालिटिक प्रॉपर्टी नहीं होती है, इसलिए यह नॉन रिएक्टिव होता है। नॉन रिएक्टिव होने की वजह से यह ज्यादा स्टेबल होता है। आरएनए के पास कैटालिटिक प्रॉपर्टी होती है, ज्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए यह लेस स्टेबल होता है। ओके, उसके बाद देखिए, हमने आपको शुरुआत में ही बताया था कि जो डीएनए होता है वो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, यानी इसका जो पेंटोज शुगर का जो यहाँ पे होता है, इसका स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पे जो पेंटोज रिंग होती है, उसके जो सेकेंड वाले कार्बन पर डीएनए में OH ग्रुप की जगह पर केवल आपका हाइड्रोजन ही उपस्थित होता है, और आरएनए में यह सेकेंड कार्बन पर OH ग्रुप उपस्थित होता है। तो OH ग्रुप जो होता है यह हाईली रिएक्टिव होता है।
क्या होता है, हाईली रिएक्टिव होता है, और हाईली रिएक्टिव होने की वजह से यह उस कंपाउंड की स्टेबिलिटी को क्या करता है, डिक्रीज कर देता है। तो जिसमें यह OH ग्रुप उपस्थित होगा वह हाईली रिएक्टिव होगा, लेस स्टेबल होगा। तो यह आरएनए में उपस्थित है, इसलिए आरएनए ज़्यादा रिएक्टिव होता है और लेस स्टेबल होता है और इजिली डिग्रेड हो जाता है। क्या है, इजिली इसको हम डिग्रेड कर सकते हैं क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी कम है। लेकिन डीएनए के पास OH ग्रुप नहीं होता है, इसलिए इसकी रिएक्टिविटी कम होती है और स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, इसलिए इसको आसानी से डिग्रेड नहीं किया जाता, नहीं कर पाएगा, डिग्रेडेबल नहीं होता है कौन, हमारा डीएनए। उसके बाद देखिए यह स्ट्रक्चरली मोर स्टेबल होता है और केमिकली लेस रिएक्टिव होता है। आरएनए हमारा क्या होता है, स्ट्रक्चरली लेस स्टेबल होता है और केमिकली मोर रिएक्टिव होता है। एक चीज और ध्यान रखना है आपका, डीएनए में क्या होता है, थायमीन होता है और थायमीन की जगह पर आरएनए में यूरेसिल होता है। डीएनए जो होता है यह थायमीन जो होता है यह डीएनए को स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराता है और यूरेसिल जो होता है यह आरएनए को उतना ज़्यादा स्टेबल नहीं बना पाता है। अब म्यूटेशन के उस पे देखें तो डीएनए में स्लो म्यूटेशन होता है और आरएनए में क्या होता है, फास्ट म्यूटेशन होता है। तो जेनेटिक मटेरियल की जो प्रॉपर्टी वाला क्राइटेरिया था ये जो आपका एनसीईआरटी में दिया गया है, ये मतलब होता भी है, एनसीईआरटी पॉइंट हमने बस इंक्लूड किया है, वो जेनेटिक मटेरियल का प्रॉपर्टी होता भी है। तो ये सारी प्रॉपर्टी कौन यहाँ पर शो कर रहा है, डीएनए द्वारा शो किया जा रहा है, इसीलिए डीएनए क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। अब यहाँ पे आपको देखना है आरएनए जो होता है डायरेक्टली कोड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, यानी जो आरएनए होता है वह डायरेक्टली प्रोटीन सिंथेसिस कर सकता है और इजीली अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस कर सकता है। बेटर फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, अगर हम जेनेटिक मटेरियल के ट्रांसफॉर्मेशन के केस को देखें तो आरएनए ज़्यादा बेटर होता है। ओके, लेकिन डीएनए जो होता है ये क्या है, डायरेक्टली प्रोटीन सिंथेसिस नहीं कर पाता है, इसके लिए यह आरएनए पर डिपेंड होता है। ये डीएनए से आरएनए बनता है, उसके बाद प्रोटीन बनता है। तो डीएनए किस पे डिपेंडेंट है, प्रोटीन को बनाने के लिए आरएनए पर डिपेंड कर रहा है। ओके, तो ये मोर स्टेबल होता है हमारा डीएनए, इसलिए इसको किस में प्रिफर किया जाता है, तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए किसको हम प्रीफर करते हैं, डीएनए को, क्योंकि ये ज़्यादा स्टेबल होता है और इसको डिग्रेड करना इतना आसान नहीं होता है। आरएनए क्या होता है, जल्दी डिग्रेड हो जाता है, इसलिए इसको ट्रांसफॉर्मेशन के केस में इसको बेस्ट माना जाता है। तो यहाँ पर फ्रांसिस क्रिक ने एक जो है दिया था सेंट्रल डोगमा टर्म दिया था, जहाँ पर इंफॉर्मेशन का फ्लो कैसा होता है, तो डीएनए से आरएनए, आरएनए से फिर कहाँ जाता है, प्रोटीन में जाता है। यानी डीएनए अपने इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने के लिए किस पर डिपेंड कर रहा है, आरएनए पर डिपेंड कर रहा है। अब हम देख लेते हैं आरएनए वर्ड। तो आरएनए जो होता है इसको हम पहले क्या है, इसको फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल माना जाता है। आरएनए जो परफॉर्म करता है, क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, तो यह मेटाबॉलिज्म करता है, ट्रांसलेशन करता है, स्प्लाइसिंग करता है और आल्सो एक्ट एज कैटलिस्ट। जो इसी कैटालिटिक जो प्रॉपर्टी होती है यही इसको क्या करती है, बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव बनाती है और अनस्टेबल भी बनाती है। तो यहाँ पर क्या होता है, डीएनए जो कि मोर स्टेबल होता है वह कहाँ से इवॉल्व होता है, आरएनए से ही इवॉल्व होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। यानी जो हमारा पहला जेनेटिक मटेरियल आरएनए है उसी से ही हमारा दूसरा जेनेटिक मटेरियल जो कि प्रेजेंट टाइम में माना जाता है इवॉल्व हुआ है। ओके, सो अब हम पढ़ने वाले हैं डीएनए का रेप्लिकेशन। डीएनए का रेप्लिकेशन क्या होता है, सेमी कंजर्वेटिव टाइप का होता है और ये किसने बताया था, तो वाटसन एंड क्रिक ने 1953 ईस्वी में बताया था। अब सेमी कंजर्वेटिव का मतलब क्या होता है, मान लेते हैं ये हमारा क्या है, पेरेंटल डीएनए है, ये क्या है, एक पेरेंट है। अब ये पेरेंट क्या कर रहा है, अपने बच्चों को बना रहा है। तो ये क्या करता है, ये आधा अपना डीएनए, आधा इस डीएनए का एक स्ट्रैंड क्या करता है, एक बच्चे के पास भेज देता है और दूसरा स्ट्रैंड क्या करता है, अपने दूसरे बच्चे के पास एक भेज देता है। तो ये बच्चे क्या करते हैं, अब अपने मम्मी के इस स्टैंड को देखकर अपने पास क्या करते हैं, एक दूसरा स्टैंड बना लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, पेरेंट का केवल एक ही स्टैंड क्या है, एक बच्चे के पास गया और एक स्टैंड क्या हुआ, दूसरे बच्चे के पास चला जाता है। यानी हाफ हाफ क्या है, दोनों बच्चों के पास चला गया। अब सेमी का मतलब ही क्या होता है, आधा होता है। यानी एक बच्चे के पास उसके पेरेंट्स का आधा डीएनए कंजर्व है और दूसरे बच्चे के पास भी उसके मम्मी का या फिर पापा का क्या है, आधा डीएनए कंजर्व है। तो इसी को हम सेमी कंजर्वेटिव कहते हैं। यानी केवल डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान जब
नया डीएनए बनता है तो नए डीएनए में उसके पेरेंट का क्या होता है, एक ही टेम्पलेट होता है, एक ही स्ट्रैंड होता है और उसी को देखकर वह अपना दूसरा स्ट्रैंड बना लेता है। तो इसी को हम सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं। आई होप आपको इस एग्जांपल से समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे जो डायरेक्शन होता है डीएनए सेंसिस का वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में होता है। अब ये जो सेमी कंजर्वेटिव नेचर है डीएनए रेप्लिकेशन का, इसको जो है एक्सपेरिमेंटली किसने प्रूव किया था, तो इसे मेसेल्सन और स्टेहल ने 1958 ईस्वी में ई कोलाई बैक्टीरिया को लेकर क्या है प्रूव किया था। इन्होंने क्या किया, एक कल्चर लिया, एक कल्चर मीडियम बनाया, उस मीडियम में इन्होंने क्या लिया, NH4 लिया, अमोनियम क्लोराइड लिया। क्या लिया, अमोनियम क्लोराइड। और यह अमोनिया कैसा था, N15 वाला था। यानी ये नाइट्रोजन क्या है, N15 वाला है। तो ये N15 वाला जो नाइट्रोजन होता है वह हैवी आइसोटोप होता है। क्या होता है, हैवी आइसोटोप होता है, यह भारी होता है, इसका वेट ज्यादा होता है। और जो नॉर्मल वाला हमारा NH4Cl होता है, अमोनियम क्लोराइड होता है, वह N14 वाला होता है, जिसकी क्या होती है, वेट कम होती है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, ये पहले जब कल्चर कराते हैं बैक्टीरिया को, उसमें रेप्लिकेट करवाते हैं, तो वहां पर N15 लेते हैं। क्या लेते हैं, N15 लेते हैं। तो जब रेप्लिकेशन करता है इकोलाई उस मीडियम के अंदर जहां पर N15 वाला आपका अमोनियम क्लोराइड है, तो जब डीएनए बनता है इसका रेप्लिकेशन के दौरान, तो दोनों स्टैंड में, उसके डीएनए के दोनों स्टैंड में N15 वाला नाइट्रोजन ही उपस्थित होता है। ओके, तो इन्होंने यह कैसे पता करा कि ई कोलाई के अंदर उसके रेप्लिकेशन के दौरान डीएनए में N15 आपका गया कि नहीं गया, एब्जॉर्ब हुआ डीएनए के थ्रू कि नहीं हुआ। तो इन्होंने क्या करा, डीएनए के एक यहाँ पे क्या लिया, कुछ फ्रेगमेंट को एक्सट्रैक्ट किया और एक टेस्ट ट्यूब लिया जिसमें इन्होंने सीजियम क्लोराइड को डाला और क्या किया, इसमें इसके डीएनए को भी डाल दिया और सेंट्रीफ्यूगेशन के माध्यम से इन्होंने पता किया कि उस डीएनए के अंदर क्या है, N15 हैवी आइसोटोप उपस्थित है कि नहीं। तो डीएनए का क्या होगा, जिस आपका क्या होगा, जिस भी डीएनए के अंदर N15 आपका हाईवी आइसोटोप वाला नाइट्रोजन होगा वह नीचे सेटल डाउन हो जाता है और जिसमें नहीं होता है वह सेटल डाउन नहीं होता है। तो इसका प्रयोग हम करते हैं, सीजियम क्लोराइड का प्रयोग क्या किस लिए किया जाता है, तो जो नॉर्मल डीएनए होता है उसको हैवी आइसोटोप वाले डीएनए से सेपरेट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। किसका, सीजियम क्लोराइड का। तो यहाँ पर क्या होता है, N15 हैवी आइसोटोप होने की वजह से नीचे बैठ गया। तो यहाँ देखिए इसका जो बैंड बनता है नीचे बनता है, हैवी होने की वजह से नीचे बैंड बना। अब इन्होंने क्या सोचा कि अगर ये जो N15 है जिस भी डीएनए के अंदर होगा N15 वाला नाइट्रोजन, तो वह जब सेंट्रीफ्यूगेशन हम करवाएंगे तो वह नीचे बैठ जाएगा। तो अब इन्होंने क्या किया, एक दूसरा कल्चर मीडियम बनाया जिसमें इन्होंने जो नाइट्रोजन लिया वह नॉर्मल नाइट्रोजन लिया, यानी N14 वाला लिया। और जो N15 वाला हमारा जो डीएनए था उसको उसके अंदर क्या करवाया, N14 को डालकर वहां पर रेप्लिकेशन करवा दिया। रेप्लिकेशन होने के बाद क्या हुआ, ये दोनों स्ट्रैंड क्या हो जाती हैं, सेपरेट हो जाती हैं, बट इनको क्या है पता नहीं है। तो इन्होंने क्या करा, जब रेप्लिकेशन करवाया तो जब फर्स्ट जनरेशन इन्होंने देखा तो वहां पर इन्होंने क्या करा, इस फर्स्ट जनरेशन को एक्सट्रैक्ट किया थोड़ा सा डीएनए और उस टेस्ट ट्यूब के अंदर डाला जहां पर सीजियम क्लोराइड है और सेंट्रीफ्यूगेशन के माध्यम से इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि जो अब स्ट्रैंड बन रहा है वह नीचे न बनकर टेस्ट ट्यूब के बीचों बीच में क्या है, बैंड बन रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि क्या हुआ यहाँ पर, यानी N15 अगर दोनों क्या होता है स्टैंड N15 वाला होता तो सारे के सारे क्या होते, नीचे सेटल डाउन हो जाते, नीचे बैंड बनता। लेकिन बीच में बनने की वजह से इन्होंने क्या सोचा कि यहाँ पर क्या है, केवल N15 वाला भी क्या, N14 वाला भी क्या है दूसरे स्टैंड में एब्जॉर्ब हुआ होगा, रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव टाइप का हुआ होगा, तभी यहाँ पर क्या है बैंड बीच में बन रहा है। यानी यहाँ पर क्या होता है, हाइब्रिड डीएनए का फॉर्मेशन होता है। हाइब्रिड डीएनए का मतलब क्या है कि एक जो है पेरेंटल डीएनए N15 वाला है और दूसरा जो सिंथेसाइज्ड हुआ तो मीडियम में N14 उपस्थित होने की वजह से जब नया डीएनए स्ट्रैंड बना N15 के अराउंड तो वह N14 वाला बना। यानी ये N14 वाला डीएनए नया जो स्ट्रैंड बना उसके द्वारा क्या किया गया, एब्जॉर्ब किया गया ये N14 वाला नाइट्रोजन। तो जो नया डीएनए स्ट्रैंड बना वह N14 वाला था और पेरेंटल वाला क्या था, N15 वाला था। तो यहाँ पे N14 और N15 एक एक स्ट्रैंड में उपस्थित है, इसको हमने हाइब्रिड नाम दिया। अब इन्होंने क्या करा, इस हाइब्रिड वाले को क्या करवाया, दूसरे जनरेशन में देखने के लिए फिर से रेप्लिकेशन करवाया और मीडियम वही रखा N14 वाला। अब इन्हें क्या ऑब्जर्व हुआ, यहाँ पे जब इन्होंने रेप्लिकेशन करवाने के बाद क्या देखा, सेंट्रीफ्यूगेशन करवाया तब देखा कि बैंड अब जो है एक बीच में बन रही है और एक ऊपर बन रही है। तो इन्होंने क्या सोचा कि अगर कोई भी डीएनए कैसा बनता, हैवी वाला बनता तो वह नीचे सेटल डाउन हो जाता, लेकिन नीचे नहीं हो रहा है और बीच में हो रहा है। पहले भी बीच में हुआ था, अभी बीच में हो रहा है। इसका मतलब ये क्या है, क्या है आपका हाइब्रिड वाला बन रहा है
और ऊपर बनने की वजह से इन्होंने क्या सोचा कि ये लाइट वाला भी बन रहा होगा। इसका मतलब ये तभी होगा जब ये चारों स्ट्रैंड क्या होंगी, सेपरेट होंगी, और हर एक स्ट्रैंड क्या होगा, न्यूली सिंथेसाइज करेगा अपने अकॉर्डिंग अपना कंप्लीमेंट्री डीएनए। और यहाँ पे जो मीडियम था N14 होने की वजह से क्या होगा, सारा का सारा जो आपका नया स्ट्रैंड बनेगा उसमें नाइट्रोजन N14 वाला होगा, जो कि क्या होता है, लाइट होता है। तो लाइट होने की वजह से यहाँ पर जो स्ट्रैंड बनता है, एक ऊपर बन जाता है, एक बीच में, यानी एक हाइब्रिड वाला होता है, एक लाइट वाला होता है। तो ये तभी पॉसिबल होगा जब यहाँ पे क्या होगा, डीएनए का रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव टाइप का होगा। अगर डीएनए का रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव टाइप का नहीं होता, यानी दोनों स्ट्रैंड सेपरेट नहीं होती, तो यहाँ पर क्या होता, इसी का कॉपी बनता रहता। तो क्या होता, जितनी बार भी ये सेंट्रीफ्यूगेशन करवाते हैं हर एक जनरेशन में क्या होता है, ये बैंड जो है नीचे ही मिलता है, लेकिन नीचे नहीं मिल रहा है। तो इन्होंने यहाँ से यही कंक्लूजन निकाला कि रेप्लिकेशन कैसा हो रहा है, सेमी कंजर्वेटिव टाइप का हो रहा है, यानी दोनों पेरेंटल डीएनए क्या होती है, दोनों स्ट्रैंड क्या होती है, सेपरेट होती हैं, और उसके अकॉर्डिंग उसका कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनता है। ओके, तो ये प्रोकैरियोट में इन्होंने किया था। यूकैरियोट में जो है टायलर और उनके कलीग्स थे, इन्होंने 1958 ईस्वी में एक एक्सपेरिमेंट किया किस पर, बीस या फोबा पर, जो कि इसे हम फीबा बीन्स भी कहते हैं, और इन्होंने यहाँ पे थायमिडीन रेडियोएक्टिव का यूज किया। ओके, अब हम आगे बढ़ जाते हैं, देख लेते हैं डीएनए रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोट, यानी ई कोलाई में डीएनए का रेप्लिकेशन देखना है। तो डीएनए का रेप्लिकेशन यहाँ साइटोसोल में होता है, और इसके अंदर जो बेस पेयर होती हैं डीएनए के अंदर 4.6 × 10⁻⁶ बेस पेयर होती हैं। रेप्लिकेशन टाइम आप यहाँ पे 20 मिनट लिख लीजिएगा, यानी हर 20 मिनट में क्या है, ई कोलाई रेप्लिकेट करती है। डायरेक्शन जो होता है यहाँ पे रेप्लिकेशन का जो डायरेक्शन होता है वह बाई डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में होता है। सेमी कंजर्वेटिव टाइप का होता है, जो भी हमने आपको बताया, और सेमी डिसकंटिन्यूअस होता है। बाई डायरेक्शन का मतलब क्या है, दोनों डायरेक्शन में तो होंगी, लेकिन एक डायरेक्शन में जो 5 to 3 जाएगा वह कंटिन्यूअस होगा, और जो उल्टा आएगा, यानी वहां पर क्या होता है, एक स्ट्रैंड में कंटिन्यूअस आपका क्या होता है रेप्लिकेशन, और एक में डिसकंटिन्यूअस होता है, इसीलिए इसको हम सेमी डिसकंटिन्यूअस कहते हैं। हाफ में कंटिन्यूअस और अगले वाले स्ट्रैंड में क्या होता है डिसकंटिन्यूअस। ओके, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, सेमी डिसकंटिन्यूअस कहते हैं। उसके बाद रेप्लिकेशन जो रेट होता है 2000 बेस पेयर पर सेकेंड, यानी हर एक सेकंड में 2000 बेस पेयर को या क्या करता है, रेप्लिकेट करता है। रेप्लिकेशन इनिशियल रीजन जो होता है, जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, उसको हम ओरी कहते हैं, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे बहुत ज्यादा डिग्री, हाई एक्यूरेसी डिग्री की जरूरत होती है, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी कहीं मिस्टेक होगा रेप्लिकेशन के दौरान में तो वह म्यूटेशन काज कर सकता है। ओके, अब यहाँ पर क्या होता है, ड्यू टू वेरी हाई रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी इंटायर डीएनए को खोलने के लिए, यहाँ पर क्या होता है, जैसे डीएनए की दोनों स्ट्रैंड होती है तो वह हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा अटैच्ड होती हैं, और उसको तोड़ने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। इसीलिए यहाँ पर क्या होता है, जो डीएनए की दोनों स्ट्रैंड होती हैं वह पूरी की पूरी एक ही साथ नहीं खुलती हैं, थोड़ा थोड़ा कर ये खुलती हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, मान लेते हैं ये डीएनए की स्ट्रैंड है, और यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड हेलिकेज एंजाइम द्वारा तोड़ा जाता है। तो जो टूट जाती है, जितने दूर में हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाती है उसको हम क्या कहते हैं, रेप्लिकेशन फॉर्क कहते हैं, यानी थोड़ी ही दूर में डीएनए क्या है, ओपन हो जाता है, और उसी ओपनिंग को हम रेप्लिकेशन फॉर्क कहते हैं, और उसी डायरेक्शन में भी क्या होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। अब हम देखते हैं यहाँ पे रेप्लिकेशन प्रोसेस क्या होता है। तो पहले होता है चेन इनिशिएशन, उसके बाद चेन इलांगेशन, उसके बाद क्या होता है, चेन टर्मिनेशन। इलांगेशन उसके बाद टर्मिनेशन। तो यहाँ पर क्या होता है, हेलिकेज एंजाइम आता है, डीएनए पर वर्क करता है, और क्या करता है, ओरी साइड से बाइंड होकर हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ना स्टार्ट करता है। अनवाइंडिंग एंड डीनेचुरेशन, यानी हेलिकेज क्या करता है, डीएनए को अनवाइंड करता है, डीनेचर करता है, और ये क्या होता है, एनर्जी, यानी एटीपी डिपेंडेंट होता है, यानी हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए हेलिकेज को एनर्जी की जरूरत पड़ती है, यानी यहाँ पर ये एनर्जी के रूप में एटीपी का प्रयोग करता है, और रेप्लिकेशन फॉर्क के क्या डायरेक्शन में मूव करता है। अब यहाँ पर एक दो एंजाइम और आते हैं, जैसे टोपो आइसोमेरेज। तो ये रिमूव सुपर कॉइलिंग है, डीएनए क्या है, सुपर कॉइल करने लगता है, जिससे राइट हैंडेड फैशन में कॉइल्ड होता है, हमने आपको बताया था। तो जब इसकी हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ने लगते हैं तो पीछे से क्या, जैसे तोड़ते हुए जा रहा है तो पीछे जो होती है दोबारा से अटैच्ड होने लगती है, कॉइल्ड होने लगती है। तो टोपो आइसोमेरेज उसको रिमूव करता है, उसके सुपर कॉइलिंग को, और ये जो है कट भी करता है, किसे, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड जो होती है उसको कट करने का भी कार्य करता है। एक यहाँ पर होता है एसएसबी, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन होता है, जो कि सिंगल स्ट्रैंड से बाइंड करता है, और क्या करता है, प्रिवेंशन ऑफ रीनेचुरेशन ऑफ डीएनए स्ट्रैंड, यानी डीएनए स्ट्रैंड को रीनेचर्ड होने से क्या करता है, प्रिवेंट करता है, रोकता है। अब हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, टूट गया, और रेप्लिकेशन फॉर्क का फॉर्मेशन हो गया। अब क्या होगा, रेप्लिकेशन होगा, किसके माध्यम से होता है, तो डीएनए पॉलीमरेज जो है रेप्लिकेशन करता है, और ये
डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज होता है, डीएनए से ही डीएनए बन रहा है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम कहा जाता है। किसे? डीएनए पॉलीमरेज को। अब यहाँ पर क्या होता है, सिंथेसाइज न्यू स्ट्रैंड इन 5 to 3 डायरेक्शन, यानी जैसे हमारा डीएनए का जो टेम्पलेट होगा वह 3 to 5 वाला होना चाहिए। कैसा होगा? 3 to 5 वाला जो हमारा डीएनए स्ट्रैंड होगा, तो वहां पर रेप्लिकेशन जब होगा तो 5 to 3 डायरेक्शन में होगा, 5 to 3 डायरेक्शन में होगा। तो जो ये वाला स्ट्रैंड होता है डीएनए का, यहाँ पर रेप्लिकेशन कंटिन्यूअस होता है, और जो हमारा दूसरा वाला स्ट्रैंड होता है जो कि 5 to 3 वाला होता है, वहां पर रेप्लिकेशन क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है। तो यहाँ पे दो स्ट्रैंड बनती है, एक लीडिंग होता है, एक लैगिंग होता है। जहां पर कंटिन्यूअस रेप्लिकेशन होगा, सिंथेसिस होगा डीएनए का, उसे रेप्लिकेशन फॉर्क के मतलब एक टुवार्ड उसकी तरफ यानी रेप्लिकेशन फॉर्क की तरफ कंटिन्यूअस जब सिंथेसिस होगा डीएनए स्ट्रैंड का, तो उसे हम लीडिंग स्ट्रैंड कहेंगे। और जब डिसकंटिन्यूअस होगा और अवे फ्रॉम रेप्लिकेशन फॉर रेप्लिकेशन, जैसे ये क्या है, ये है रेप्लिकेशन फॉर्क, और इसी साइड में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड टूट रहे हैं हेलिकेज एंजाइम के माध्यम से। तो फॉर्क हमारा इस साइड में बन रहा है, लेकिन जब रेप्लिकेशन इस साइड में होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, अवे फ्रॉम, क्या है, अवे फ्रॉम क्या है, रेप्लिकेशन फॉर्क। और जब इस साइड में होगा तो जिस साइड में हमारा रेप्लिकेशन फॉर्क बन रहा है उसी साइड में क्या है, रेप्लिकेशन भी हो रहा है, तो ये टू ऑड क्या है, रेप्लिकेशन फॉर्क। तो यहाँ पर क्या होता है, आप फिगर से समझिए। यहाँ पे देखिए, ये आपका क्या है, रेप्लिकेशन फॉर्क है। यहाँ पर देखिए ये रेप्लिकेशन फॉर्क है। जब इसी डायरेक्शन में जब आपका क्या हो रहा है, डीएनए पॉलीमरेज कार्य कर रहा है और डीएनए स्ट्रैंड बना रहा है, तो उसे हम लीडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। और ये रेप्लिकेशन कैसा हो रहा है, टू ऑड रेप्लिकेशन फॉर्क। और जब यहाँ पे रेप्लिकेशन क्या होता है, जैसे हमने आपको बताया कि 5 to 3 डायरेक्शन में होता है, तो इसका स्ट्रैंड ये क्या है, 3 to 5 इधर वाला है, तो 5 to 3 बनाने के लिए इसको अंदर से बाहर की तरफ आना होगा। तो ये क्या होता है, ये डिसकंटिन्यूअस क्यों होता है, क्योंकि जैसे मान लेते हैं यहाँ पर कि ये हमारा क्या है, डीएनए है, ये क्या है, डीएनए, ठीक है। अभी ये केवल इतना ही खुला है, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में हमारा रेप्लिकेशन फॉर्क बनेगा और इसी डायरेक्शन में इस स्ट्रैंड का क्या हो रहा है, रेप्लिकेशन हो रहा है। तो जैसे जैसे ये खोलता जाएगा ऐसे ऐसे ये रेप्लिकेशन करता जाएगा। लेकिन जो ये स्ट्रैंड वाला है डीएनए, यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे इतना खुला तो इतने का रेप्लिकेशन डीएनए पॉलीमरेज कर लेता है। लेकिन क्या हो रहा है कि जो हेलिकेज है वह पीछे की साइड में डीएनए को खोलता हुआ आगे बढ़ रहा है। तो इतना ये रेप्लिकेशन कर रहा है, तब तक इसने देखा कि पीछे और भी खुल गया, यानी क्या हुआ, पीछे डीएनए और खुल गया। तो अब ये क्या करता है, इतना क्या है, डीएनए स्ट्रैंड बनाया, और ये डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है, अब पीछे जाता है, पीछे से फिर थोड़ा सा बनाता है, फिर देखता है कि हेलिकेज ने और डीएनए को खोल दिया। अब ये क्या करता है, फिर पीछे जाता है। तो ऐसे क्या करता है कि डीएनए पॉलीमरेज जो होता है फ्रेगमेंट में डीएनए स्ट्रैंड बनाता है। तो इसी को हम लैगिंग स्ट्रैंड कहते हैं, या फिर इस फ्रेगमेंट को हम ओकाजाकी फ्रेगमेंट कहते हैं। अब ये जो फ्रेगमेंट होती हैं ये डीएनए लाइगेज, जिसे हम मॉलिक्यूलर स्टिचेज या फिर मॉलिक्यूलर ग्लू कहते हैं, इसी के हेल्प से जो भी ओकाजाकी फ्रेगमेंट होती हैं वह एक दूसरे से क्या होती हैं, जुड़ती हैं, कंबाइन करती हैं। ओके, तो ऐसे होता है आपका क्या, डीएनए का रेप्लिकेशन। जब डीएनए रेप्लिकेट हो जाती है तो जो हमारा हेलिकेज होता है, जैसे मान लेते हैं जो आपका प्रोकैरियोट का डीएनए होता कैसा होता है, सर्कुलर होता है। तो मान लेते हैं ये हमारा ओरी है, यानी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पॉइंट है। तो यहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता हुआ कभी ना कभी तो यह ओरी पॉइंट पर दोबारा आएगा। तो हेलिकेज एंजाइम के लिए यहीं पर ओरी पॉइंट में क्या होता है, इनहिबिटर उपस्थित होता है। तो जब हेलिकेज क्या करता है, डीएनए को खोलता हुआ यहाँ पर पहुंचता है, तो यह इनहिबिटर से कंबाइन कर जाता है, जो कि इनहिबिट कर देता है हेलिकेज को डीएनए का जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उसको तोड़ने के लिए। तो इनहिबिट हो जाता है, तो हेलिकेज हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ नहीं पाता है, और यहीं पर क्या होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन स्टॉप हो जाता है। तो इसे हम चेन टर्मिनेशन कहते हैं। ओके, तो रेप्लिकेशन हो गया। अब हम पढ़ेंगे क्या, ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, यहाँ पर कॉपी ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इनटू आरएनए। यानी अभी तक हमने रेप्लिकेशन में क्या देखा कि डीएनए का दोनों स्ट्रैंड रेप्लिकेशन में प्रयोग किया जा रहा है एज अ टेम्पलेट। लेकिन ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, केवल यहाँ पर डीएनए का एक ही स्ट्रैंड जो है यहाँ पर कॉपी किया जाता है आरएनए के द्वारा। ऐसा क्यों होता है, यहाँ पर रीजन भी देखिए, व्हाई ट्रांसक्रिप्शन नॉट अकर ऑन बोथ स्ट्रैंड ऑफ DNA, because if both strands are transcribed to that resulting RNA complementary to each other, यानी अगर DNA का दोनों स्ट्रैंड क्या है, टेम्पलेट की तरह कार्य करेगा और RNA द्वारा यहाँ पे दोनों स्ट्रैंड से हमारा RNA बन जाएगा, तो जो दोनों स्ट्रैंड RNA का बनेगा वह एक दूसरे की क्या हो जाएगी, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड हो जाएंगी, और दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगी, अटैच्ड हो जाएंगी। अटैच्ड होकर क्या बना लेंगी, डबल स्ट्रैंडेड RNA बना लेंगी। और जो डबल स्ट्रैंडेड RNA
होता है वह प्रोटीन में ट्रांसलेट नहीं होता है। क्या होता है? प्रोटीन में ट्रांसलेट नहीं होता है। इसीलिए यहाँ पर केवल डीएनए का एक ही स्ट्रैंड क्या है, कॉपी किया जाता है। एक ही क्या होता है यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन में केवल एक ही स्ट्रैंड डीएनए का ट्रांसक्राइब्ड होता है। तो यहाँ पे देखिए जो डीएनए का यहाँ पे अब ट्रांसक्रिप्शन होता है वह 3 to 5 डायरेक्शन में होता है। यानी यहाँ पर डीएनए का जो 3 to 5 वाला होता है टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है और डायरेक्शन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन कैसा होता है 5 to 3 डायरेक्शन में, जिसे हम कोडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। यानी यहाँ पे मान लेते हैं ये है हमारा क्या डीएनए। डीएनए का ये वाला स्ट्रैंड क्या है 3 to 5 वाला है और ये क्या है 5 to 3 वाला है। तो इसे हम क्या कहते हैं, टेम्पलेट स्ट्रैंड कहते हैं। ये हमारा क्या होता है, कोडिंग स्ट्रैंड होता है। लेकिन जब यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन होना होता है तो ये जो 3 to 5 वाला होता है इसी पर क्या होता है, इसी के जो आपका यहाँ पे नाइट्रोजन बेसेस उपस्थित होती है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आरएनए क्या है बनता है। ओके, किसके अकॉर्डिंग बनता है, 3 to 5 वाले के। और किस डायरेक्शन में यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन होता है, 5 to 3 डायरेक्शन में ट्रांसक्रिप्शन होता है। और यहाँ पे जो एंजाइम कार्य करता है वह होता है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। यानी यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज आरएनए बनाता है, लेकिन किसके स्ट्रैंड से, डीएनए के स्ट्रैंड से बनाता है, इसीलिए इसको हम डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज कहते हैं। और ये क्या करता है, कैटालाइज पॉलीमराइजेशन इन 5 to 3 डायरेक्शन। अब यहाँ पे देखिए आपका क्या है, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है जिसमें आपका 3 पार्ट होता है। यहाँ पर एक होता है प्रोमोटर, एक होता है स्ट्रक्चरल जीन और तीसरा होता है हमारा टर्मिनेटर। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा क्या है, प्रोमोटर। ये डीएनए का एक स्ट्रैंड 3 to 5 वाला है और एक है 5 to 3 वाला। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये आपका प्रोमोटर है, ये आपका टर्मिनेटर है, बीच में आपके क्या है, स्ट्रक्चरल जीन है जिसको क्या है आरएनए कॉपी करेगा। अब यहाँ पर क्या होता है, जो हमारा प्रोमोटर होता है, ये हमारा प्रोमोटर हम किसके रिस्पेक्ट में देखेंगे, कोडिंग स्ट्रैंड के। तो यहाँ कहाँ होता है, या 5 प्राइम पर होता है, 5 इंट होता है इन रिस्पेक्ट टू कोडिंग स्ट्रैंड। और बाइंडिंग साइट होता है आरएनए पॉलीमरेज के लिए, यानी प्रोमोटर से ही आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है, बाइंड करता है और ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाता है। कहाँ से, प्रोमोटर साइट से। अब टर्मिनेटर क्या होता है, इसी के रिस्पेक्ट में फिर देखेंगे। तो यहाँ पे जो होता है ये कहाँ लोकेटेड होता है, 3 प्राइम के साइड में, नहीं 3 इंड के साइड में होता है। और यहाँ पर क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन इस साइड पर स्टॉप हो जाता है। तो ये हमारी क्या है, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है जिसमें प्रोमोटर, स्ट्रक्चरल जीन और हमारा एक हो जाता है टर्मिनेटर। अब आगे देखेंगे स्ट्रक्चरल जीन के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। स्ट्रक्चरल जीन जिसे हम सिस्टोन भी कहते हैं, ये फंक्शनल सेगमेंट होता है किसका, डीएनए का, जो कोड फॉर पॉलीपेप्टाइड, जो किसको कोड करता है, पॉलीपेप्टाइड का को कोड करता है। यहाँ पर जो हमारा सिस्टोन होता है वह 2 प्रकार का होता है। तो यहाँ पे यूकैरियोट में मोनोसिस्टोनिक टाइप का होता है और पी मतलब प्रो और यहाँ पे पॉली, पी मतलब पॉली और पी मतलब प्रोकैरियोट, आप ऐसे याद कर लीजिएगा। तो प्रोकैरियोट में क्या होता है, पॉलीसिस्टोनिक होती है। अब यहाँ पर क्या होता है, एक ही सिस्टोन होता है। सिस्टोन मतलब जीन, जो फंक्शनल सेगमेंट होता है डीएनए का उसे हम जीन भी कहते हैं। तो जो सिस्टोन होता है यहाँ पर एक ही होता है, इसलिए यहाँ पर एक ही प्रोटीन बनता है। किसमें, यूकैरियोट में। मोनो मतलब एक होता है, पॉली मतलब कई सारे, नहीं यहाँ पर कई सारी सिस्टोन होती है, कई सारी जीन होती हैं। तो हर एक सिस्टोन क्या करता है, एक एक एमआरएनए बनाता है। यानी एक एमआरएनए पर कई सारी सिस्टोन होती हैं जो क्या करती हैं, कई सारे प्रोटीन को प्रोड्यूस करती हैं। एक सिस्टोन होगा, एक प्रोटीन बनेगा। इसकी एमआरएनए पर ढेर सारी सिस्टोन है, इसलिए ढेर सारे क्या होते हैं, प्रोटीन बनते हैं। यहाँ पर जो होता है स्प्लिट जीन होता है। स्प्लिट जीन का मतलब क्या होता है कि जो यहाँ पे एमआरएनए बनता है यूकैरियोट में, उसमें 2 पार्ट होता है। एक कोडिंग रीजन होता है जिसे हम एक्सॉन कहते हैं, एक नॉन कोडिंग रीजन होता है जिसे हम इंट्रॉन कहते हैं। तो जो प्रोटीन सेंसिस किया जाता है एमआरएनए के बाद में, तो उसको क्या करते हैं, स्प्लाइसिंग की जरूरत पड़ती है। यानी इस नॉन कोडिंग स्ट्रैंड जिसको हम क्या कहते हैं, इंट्रॉन कहते हैं, इसको रिमूव करना पड़ता है। लेकिन पॉलीसिस्टोनिक में जो आपका प्रोकैरियोट है, यह नॉन स्प्लिट जीन होता है। यानी एमआरएनए का जो पूरा का पूरा स्ट्रैंड होता है वह कैसा होता है, कोडिंग स्ट्रैंड होता है। यहाँ पर इंट्रॉन उपस्थित नहीं होता है और ट्रांसक्रिप्शन कैसा होता है, डायरेक्टली हो जाता है। कैसा, ट्रांसक्राइब्ड डायरेक्टली। कैसे ट्रांसक्राइब्ड हो जाता है, डायरेक्टली ट्रांसक्राइब्ड हो जाता है। कौन, पॉली जो सिस्टोनिक होता है। ओके, अब हम आगे बढ़ जाते हैं, देख लेते हैं टाइप ऑफ आरएनए इन बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया में 3 प्रकार की आरएनए होती है। एक होता है एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। और ये तीनों का फॉर्मेशन आरएनए पॉलीमरेज द्वारा ही हो जाता है। ओके, बैक्टीरिया में, प्रोकैरियोट में तीनों एमआरएनए किसके द्वारा प्रोड्यूस हो जाती हैं, आरएनए पॉलीमरेज द्वारा प्रोड्यूस कर ली जाती हैं। एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। एमआरएनए जिसे हम मैसेंजर आरएनए कहते हैं, यह प्रोवाइड करता है टेम्पलेट। और जो टीआरएनए होता है ये कैसा होता है, इसे हम
ट्रांसफर आरएनए कहते हैं। ये रीड जेनेटिक कोड, ये है जेनेटिक कोड को रीड करता है जो कि यम आरएनए पर उपस्थित होती हैं। और आरएनए क्या होता है, आरआरएनए जिसे हम राइबोसोमल आरएनए कहते हैं। तो यह स्ट्रक्चरल और कैटालिटिक रोल होता है किसका, आरआरएनए का। और ये किसके द्वारा कैटेलाइज की जाती हैं, तो आरएनए पॉलीमेरेज द्वारा। ओके, अब हम आगे बढ़ जाते हैं और यहाँ पर देखेंगे प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। और ये प्रोसेस किसका है, प्रोकैरियोट का है। अभी हम यूकैरियोट का भी ट्रांसक्रिप्शन देखेंगे। तो यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन जो है 3 लेवल पर होता है। पहले होता है इनिशिएशन, फिर होता है इलॉन्गेशन और फिर होता है टर्मिनेशन। तो मान लेते हैं ये है हमारा क्या, पूरा डीएनए। यहाँ पर क्या है, हमारा इनिशिएशन पॉइंट होता है और यहाँ पर हमारा टर्मिनेशन पॉइंट होता है। और बीच में जो डीएनए का सेगमेंट होता है वहाँ पर क्या होता है, इलॉन्गेशन होता है। ओके, तो यहाँ पे इनिशिएशन में क्या होता है, एक फैक्टर आता है जिसे हम कहते हैं सिग्मा फैक्टर। तो यहाँ पे जो फैक्टर होता है सिग्मा फैक्टर, सिग्मा फैक्टर क्या करता है, यह कहता है आरएनए पॉलीमरेज से भैया जहां जहां हम जाएंगे वहीं वहीं तुम आना। यानी ये सिग्मा फैक्टर का कार्य क्या होता है, वह प्रोमोटर साइट को रिकॉग्नाइज करता है और आरएनए पॉलीमरेज का हाथ पकड़ता है और कहां ले जाता है, उस साइट पर ले जाता है जहां पर क्या होता है, इनिशिएशन जहां से स्टार्ट होना रहता है। तो ये क्या करता है, आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है, सिग्मा फैक्टर के साथ जाता है और यहाँ पर प्रोमोटर साइट पर क्या कर जाता है, बाइंड कर जाता है। यानी सिग्मा फैक्टर का कार्य क्या है, आरएनए पॉलीमरेज को उस जगह पर ले जाना जहां से क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट करना है, शुरू करना है। ओके, यहाँ पर क्या होता है, आरएनए पॉलीमरेज के पास हेलिकेज भी एक्टिविटी होती है जिससे हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ता है और अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए करता है। अब क्या होगा, यहाँ पर जो है आरएनए पॉलीमरेज जाकर यहाँ से सिग्मा फैक्टर से अटैच्ड होकर यहाँ पर इनिशिएशन पॉइंट पर अटैच्ड हो गया, बाइंड कर गया, कहां पर, प्रोमोटर साइट पे। अब इनिशिएशन स्टार्ट हुआ, इनिशिएशन स्टार्ट होता है तो यहाँ पर क्या होता है, एडिशन ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड बाय आरएनए। जो आरएनए पॉलीमरेज है उसके द्वारा क्या होता है, यहाँ पर राइबोन्यूक्लियोटाइड को अटैच्ड किया जाता है। किस डायरेक्शन में, 5 to 3 डायरेक्शन में। तो यहाँ पे क्या होगा, डीएनए का कौन सा स्ट्रैंड होगा, 3 to 5 वाला स्ट्रैंड होगा डीएनए का। और ट्रांसक्रिप्शन किस जो होगा, किस डायरेक्शन में होगा, तो 5 to 3 डायरेक्शन में ट्रांसक्रिप्शन होता है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे अब हो जाता है ट्रांसक्रिप्शन, यहाँ पे देखिए ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है। तो जब ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट हो जाता है तो यहाँ पे एक और फैक्टर आता है जिसे हम कहते हैं रो फैक्टर। तो रो फैक्टर क्या करता है, वह आरएनए पॉलीमरेज से बाइंड होकर उसको ट्रांसक्रिप्शन से क्या करता है, बाहर निकाल देता है। यानी रो फैक्टर हेल्प इन टर्मिनेशन आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीशन। जब ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट हो जाता है तो वह क्या करता है, आरएनए पॉलीमरेज से बाइंड करता है और उसको क्या करता है, उस डीएनए फ्रेगमेंट से बाहर निकाल देता है और हमारा आरएनए जो बनता है वो भी इससे क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है। ओके, तो ये होता है हमारा प्रोसेस किसका, ट्रांसक्रिप्शन का, जिसमें कौन मदद करता है, जो हमारा सिग्मा फैक्टर होता है वो इनिशिएट करवाता है और जो रो फैक्टर होता है वह टर्मिनेट करवाने में हेल्प करता है, किसको, ट्रांसक्रिप्शन को। ओके, अब हम आगे देख लेते हैं क्या, प्रोसेसिंग। ये तो आपका जो प्रोसेस है, यहाँ पे आपका जो हमने पहले अभी जो देखा यहाँ पर, तो इसमें क्या होता है, जो हमारा एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए होता है। प्रोकैरियोट में ये तीनों क्या होता है, आरएनए पॉलीमरेज द्वारा ही क्या हो जाता है, यहाँ पर ट्रांसक्राइब हो जाता है, ट्रांसक्रिप्शन हो जाता है, किससे, केवल और केवल आरएनए पॉलीमरेज द्वारा। तो यहाँ लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि जैसे केवल क्या है, आपका एक्सॉन वाला पार्ट होता है तो ट्रांसक्रिप्शन आसानी से हो जाता है। लेकिन जो हमारा यूकैरियोट होता है वहां पर हमारी 2 रीजन होती है, एक होता है इंट्रॉन और एक होता है क्या, एक्सॉन। जब हमारा आरएनए बनता है तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जब यूकैरियोट में यहाँ पर क्या होगा, प्रोसेसिंग, मतलब जब क्या होगा, यहाँ पे प्रोसेसिंग होगा तो यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन जब होता है कहाँ पर, यूकैरियोट में। ट्रांसक्रिप्शन कहाँ होगा, यूकैरियोट में होगा। तो यहाँ पर पॉलीमरेज जो होता है, आरएनए पॉलीमरेज जो होता है, जब आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट किसका फॉर्मेशन करता है, आरआरएनए का फॉर्मेशन करता है। यानी यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पे 3 प्रकार की हो जाती हैं। एक होता है आपका आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, और एक होता है आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड, एक होता है आपका आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। तो यहाँ पे जो आपका आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट होता है वह किसका फॉर्मेशन करता है, आरआरएनए का। आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड जो होता है वह एमआरएनए का, और आरएनए पॉलीमरेज जो हमारा थर्ड होता है वह टीआरएनए का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पे जो हमारा आरआरएनए होता है और टीआरएनए होता है वह क्या होता है, जैसे प्रोकैरियोट में यहाँ पे आरएनए का फॉर्मेशन होता है उसी प्रकार से यूकैरियोट में भी क्या हो जाता है, आरआरएनए और टीआरएनए का फॉर्मेशन हो जाता है। लेकिन जब एमआरएनए का फॉर्मेशन होता है तो पहले यहाँ पर क्या होता है, मिच्योर क्या होता है, इमेच्योर एचएनआरएनए प्रोड्यूस होता है। क्या प्रोड्यूस होता है, इमेच्योर एचएनआरएनए प्रोड्यूस होता है, और इसी का हमें प्रोसेसिंग करवाकर एमआरएनए बनाना पड़ता है। क्या बनाना पड़ता है, एमआरएनए बनाना पड़ता है। तो यह इमेच्योर एचएनआरएनए से फॉर्म होता है क्या, हमारा एमआरएनए। तो इसमें 3 प्रोसेस होती है। पहला होता है कैपिंग, उसके बाद टेलिंग, उसके बाद स्प्लाइसिंग। कैपिंग में क्या होता है, जैसे ये हमारा क्या होता है,
ये हमारा क्या है, HNRNA है। ओके, क्या है, इमेच्योर HNRNA है। तो यहाँ पर क्या हुआ, जैसे कैपिंग का मतलब क्या होता है, जिसका फिफ्थ वाला होता है साइट, यहाँ पर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है क्या, 7 मेथिल गोनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यानी 7 मेथिल गोनोसिन ट्राइफॉस्फेट 5 इंड वाले पर जाकर अटैच्ड हो जाता है। और यह क्या करता है, HNRNA की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है। टेलिंग में क्या होता है, जो इसका जो 3 इंड वाला पार्ट होता है उसको हम टेल कहते हैं। तो यहाँ पर क्या ऐड होता है, एडेनिन न्यूक्लियोटाइड अटैच्ड हो जाता है इसके 3 प्राइम वाले साइड पर। अब क्या होता है, यहाँ पर क्या हो जाता है, रिमूवल ऑफ इंट्रॉन क्या होता है, स्प्लाइसिंग में क्या होता है, इंट्रॉन का रिमूवल होता है। तो यहाँ पे देखिए आपका स्प्लाइसिंग में क्या हो रहा है, जो हमारा इंट्रॉन है ये देखिए सर्कल में हो गया है, अब ये क्या कर जाएगा, यहाँ से रिमूव कर जाएगा और हमारा जो HNRNA है अब उसे हम क्या कहेंगे, mRNA कहेंगे। तो यहाँ पर जो होता है सारा का सारा प्रोसेस प्रोकैरियोट की तरीके से यूकैरियोट में भी होता है, लेकिन जो यहाँ पे mRNA होता है उसका फॉर्मेशन थोड़ा सा जो है प्रोकैरियोट से यूकैरियोट में डिफरेंट होता है। mRNA का फॉर्मेशन HNRNA से होता है। यहाँ पर 3 प्रोसेस होती है, कैपिंग, टेलिंग और स्प्लाइसिंग। कैपिंग में क्या होता है, 5 इंड प्राइम जो होता है वहां पर हमारा मेथिल गोनोसिन ट्राइफॉस्फेट अटैच्ड हो जाता है और 3 वाले साइड पर क्या होता है, एडेनिन न्यूक्लियोटाइड अटैच्ड हो जाता है। उसके बाद स्प्लाइसिंग के माध्यम से इंट्रॉन को रिमूव कर देते हैं। जब रिमूवल हो जाता है तब यहाँ पर जो हमारा मेच्योर HNRNA है अब उसे हम mRNA कहने लगते हैं और ट्रांसपोर्टेड आउट फ्रॉम द न्यूक्लियस फॉर ट्रांसलेशन। अब ये क्या होता है, जो mRNA बन जाता है अब वह न्यूक्लियस से कहां पर आ जाता है, न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में हो जाता है ट्रांसलेशन होने के लिए। ओके, यानी अभी हमारा जो रेप्लिकेशन हुआ उसके बाद जो हमारा ट्रांसक्रिप्शन हुआ ये हमारा कहां पर होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है। अब ये कहा जाएगा, न्यूक्लियस से बाहर साइटोप्लाज्म में आएगा, तो हमारा जो ट्रांसलेशन होता है वह कहां होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। अब आगे बढ़ जाते हैं, देख लेते हैं ट्रांसलेशन। तो आरएनए जो कि न्यूक्लियोटाइड है वहां पर हमें प्रोटीन बनाना है, एमिनो एसिड। तो यहाँ पर क्या होता है, जेनेटिक कोड होती है जिसे जॉर्ज गैमो ने दिया था। यहाँ पे नाइट्रोजन बेस होती है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल। यहाँ पर हमने एमआरएनए को बताना है। आरएनए क्या है, थायमिन की जगह पर हमें यूरेसिल का प्रयोग करना है आरएनए में। तो यहाँ पे हमारा एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल होता है, ना कि थायमिन, और ये 20 एमिनो एसिड को कोड करती हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, 3 नाइट्रोजन बेस कंबाइन होती हैं और किसका फॉर्मेशन करती हैं, 64 कोडॉन का फॉर्मेशन करते हैं। यानी कितनी नाइट्रोजनस बेस होंगी, 3 जितने भी हमारे 64 कोडॉन है तो यहाँ पे 3 नाइट्रोजनस बेस हर एक कोडॉन के पास होंगी। और ये कोडॉन कहाँ पर उपस्थित होती हैं, एमआरएनए के ऊपर उपस्थित होती हैं। फर्स्ट जेनेटिक कोडॉन जो खोजा गया था वह यूयूयू है, जो कोड करता है फेनिल एलानिन को, ध्यान रखिएगा। अब हम पहले देख लेते हैं यहाँ पर जो कुछ साइंटिस्ट ने वर्क किया था और कुछ बताया भी था। यहाँ पे क्या था, डेवलपिंग मेथड टू सिंथेसाइज आरएनए मॉलिक्यूल डिफाइन न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, यानी इन्होंने एक मेथड बताया जिससे क्या होता है, यहाँ पर आरएनए मॉलिक्यूल क्या होता है उसके सीक्वेंस के अकॉर्डिंग सिंथेसाइज्ड होता है। और इन्होंने प्रूव किया कि जो जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक कोड होता है वह ट्रिपलेट के फॉर्म में होता है। किसने, हरगोविंद खुराना ने। उसके बाद मार्शल आई, इन्होंने क्या किया था, फर्स्ट फ्री सिस्टम बनाया था प्रोटीन सेंसिस के लिए और हेल्प किया था, हेल्प कोड टू डेसिफर, यानी ये क्या करता है, कोड को डेसिफर करने में मदद किया, बताया था कि यहाँ पे क्या करता है, ये हेल्प करता है। तो ये भी किसने बताया था, मार्शल ने बताया था। उसके बाद सेवियरो ओको आए थे, इन्होंने एक जो है यहाँ पर एंजाइम दिया, पॉलीन्यूक्लियोटाइड फास्फोराइलेज, जिसका नाम क्या है, ओकोआ एंजाइम भी कहते हैं। ये जो है हेल्प इन पॉलीमराइजेशन ऑफ आरएनए विद डिफाइंड सीक्वेंस, यानी जो आरएनए का पॉलीमराइजेशन होता है डिफाइंड सीक्वेंस में, ये क्या करता है, यह एंजाइम उसमें मदद करता है। ओके, अब हम आगे देख लेंगे जेनेटिक कोड का जो टेबल है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या होती है, यहाँ पे 64 हमारी क्या होती है, कोड होती हैं। अब इसका जो कैरेक्टर हमें यहाँ पर देखना है कि यहाँ पे जो 3 होती हैं वह स्टॉप कोडॉन होती है, यानी किसी भी अमीनो एसिड को कोड नहीं करती हैं। तो 64 में से हमारा क्या होता है, 3 जो होता है वह जो नॉन कोडिंग होता है, स्टॉप कोडॉन होता है। तो यहाँ पे 61 हमारी क्या होती हैं, कोडेड होती हैं, कोड करती है किसी न किसी अमीनो एसिड को, और 3 हमारी क्या होती है, नॉन कोडिंग होती है, किसी भी अमीनो एसिड को ये कोड नहीं करती है, इनको हम स्टॉप कोडॉन कहते हैं। और एक हमारा होता है एयूजी, जो कि किसे कोड करता है, मेथियोनिन को कोड करता है, और यही हमारा क्या होता है, स्टार्ट कोडॉन भी इसी को हम कहते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कैरेक्टर आपका जेनेटिक कोड का। तो कोडॉन जो होता है हमारे ट्रिपलेट के फॉर्म में 3 न्यूक्लियोटाइड होता है। 61 कोडॉन जो होता है अमीनो एसिड को कोड करता है और 3 कोड नहीं करता है, जिसे हम स्टॉप कोडॉन कहते हैं। इसमें हमारा आ जाता है यूएए, यूएजी और यूजीए। इसको हमें कैसे याद करना है, उआ, उआग और उगा। क्या है, उआ, उआग और उगा, ऐसे आप याद कर लीजिएगा। ओके,
उसके बाद जो कोडान होती है यूनिवर्सल होती है, जैसे हमारा क्या 64 अमीनो एसिड को 61 अमीनो एसिड को कोड कर रही है, 3 क्या है आपका क्या है नॉन कोडिंग है जिसे हम स्टॉप कोडान कहते हैं। तो यह हर एक ऑर्गेनिज्म में ऐसा ही होता है एक्सेप्ट माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्रोटोजोन्स। यहाँ पर क्या होती है स्टॉप कोडान हमारा ए जीजी और ए जी होता है और स्टार्ट कोडान ए यू यू और ए यू ए होता है। ओके, तो यही आपका 2 एक्सेप्शन है, बाकी सभी में आपकी इसी तरीके का जो है रूल फॉलो होता है। 61 अमीनो एसिड को कोड करती हैं और 3 हमारा स्टॉप कोडान होता है और एक हमारा क्या होता है स्टार्ट कोडान होता है जो कि AUG होता है। ओके, अब ये क्या होती है कॉमा लेस होती है, नहीं हमने जैसे एक कोडान लिखा मान लेते हैं यू तो हम कॉमा नहीं लगाएंगे, कॉमा लेस होती हैं। ओके, उसके बाद क्या होती है कोडान इज यूनी एम्बिगुअस यानी स्पेसिफिक होती हैं। 1 कोडान कोड 1 अमीनो एसिड, यानी एक हमारा अगर कोडान है जैसे UAA है तो सॉरी ये तो स्टॉप कोडान है, जैसे हमारा AUG है, क्या है AUG है तो एक कोडान केवल एक ही अमीनो एसिड को कोड करेगा। तो ये AUG किसको कोड कर रहा है मेथियोनिन को कोड कर रहा है, तो इसी को हम कहते हैं कि कोडान जो होती है वह स्पेसिफिक होती हैं। उसके बाद AUG जो है इसके पास डुअल फंक्शन होता है, यह इनिशिएटर कोडान भी होता है और मेथियोनिन को भी कोड करता है, यह अमीनो एसिड भी बनाता है और यह इनिशिएटर कोडान भी होता है। उसके बाद रिडंडेंसी या फिर डिजनरेसी मतलब क्या होता है कि 1 अमीनो एसिड कैन बी कोडेड बाय मोर देन 1 कोडान, यानी एक अमीनो एसिड कई सारे कोडान द्वारा कोड किया जा सकता है। जैसे यहाँ पे आप देखिए जैसे हमारा क्या है सेरेनिन है, सेर लिखा है आपका यहाँ पे, तो जो सेरेनिन यहाँ पे देखिए UCU, UCC, UCA, UCG यानी 4 क्या है यहाँ पर कोडान द्वारा कोड किया जा रहा है, कौन सा अमीनो एसिड सेरेनिन। ओके, तो इसी को हम रिटेंडेंसी या फिर डिजनरेसी कहते हैं। अब हम देख लेते हैं यहाँ पर म्यूटेशन भी हमारा दिया गया है, तो म्यूटेशन में हमें क्या समझना है, तो म्यूटेशन में एक होता है फ्रेम शिफ्ट इंसर्शन और एक होता है डिलीशन म्यूटेशन। एग्जांपल में आप सिकल सेल एनीमिया जो कि हमने जो आपको पहले पढ़ाया था इससे पहले जेनेटिक्स का चैप्टर, उसमें हमने आपको सिकल सेल एनीमिया डिटेल में बताया था कि यहाँ पर पॉइंट म्यूटेशन हो जाता है किसमें सिकल सेल एनीमिया में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेम शिफ्ट में क्या होता है, जैसे हमने यहाँ पर एनसीईआरटी में दिया गया इन्होंने एक लाइन लिया राम हैज रेड कैप, तो यहाँ पे इंसर्शन का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे चीजें इंसर्ट होंगी यानी ऐड होंगी। तो यहाँ पे देखिए पहले बी ऐड हुआ, उसके बाद आई ऐड हुआ, इसके बाद विग ऐड हुआ, तो यहाँ पे इंसर्शन हो गया, तो राम हैज विग कैप हो गया। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये विग जो है या म्यूटेशन की तरह कार्य कर रहा है, यहाँ पे म्यूटेशन हो गया इंसर्शन के माध्यम से। अब डिलीशन का मतलब क्या होता है कि कोई भी हमारा डीएनए सीक्वेंस वहां से कोई भी एक क्या है आपका अमीनो एसिड क्या डिलीट हो गया। तो जैसे आपका राम हैज रेड कैप था तो आर डिलीट हो गया, फिर आपका ई डिलीट हो गया, फिर डी, तो यहाँ पे क्या बचा आपका रेड यहाँ से गायब हो गया और राम हैज कैप बचा, यानी यहाँ क्या है डिलीशन म्यूटेशन हो गया। तो डिलीशन म्यूटेशन में क्या होती है चीजें डिलीट होती हैं और फ्रेम शिफ्ट इंसर्शन में क्या होती है चीजें इंसर्ट होती हैं। ओके, तो यही होता है आपका पॉइंट यही होता है आपका म्यूटेशन जो कि 2 प्रकार का होता है, फ्रेम शिफ्ट इंसर्शन और डिलीशन म्यूटेशन। ओके, अब हम देख लेते हैं टीआरएनए के बारे में। टीआरएनए जिसे हम एडाप्टर मॉलिक्यूल भी कहते हैं, इसे सॉल्युबल आरएनए भी कहा जाता है, यस आरएनए यानी सॉल्युबल आरएनए। एवरी अमीनो एसिड हैज इट्स ओन स्पेसिफिक टीआरएनए, जितनी भी हमारी अमीनो एसिड होती हैं वो उसके पास अपना एक टीआरएनए होता है। जैसे मान लेते ये हमारा टीआरएनए है तो यहाँ से जो अमीनो एसिड अटैच होती है तो हर एक अमीनो एसिड का अपना एक टीआरएनए होता है। ओके, और उसी से वो क्या होती है अटैच्ड होती है। नो टीआरएनए हैव स्टॉप, नहीं कोई भी टीआरएनए के पास स्टॉप कोडान नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। ओके, उसके बाद क्या है फ्रांसिस क्रिक सिंस बिगिनिंग यानी शुरुआत से ही इन्होंने कहा कि देयर शुड बी मैकेनिज्म टू रीड एंड लिंक द अमीनो एसिड, यानी यहाँ पे कुछ मैकेनिज्म होती हैं जो अमीनो एसिड को क्या करती हैं रीड करती हैं और लिंक करती हैं। तो एज अमीनो एसिड हैज नो स्पेशलिटी टू रीड इट्स ओन कोड, यानी जो अमीनो एसिड होता है उसके पास ऐसी स्पेशलिटी नहीं होती है कि वह अपने कोड को खुद से ही रीड कर पाए। यहाँ पर क्या होती है एंटी कोडान कम्प्लीमेंट्री टू कोड होती है, जो हमारा एंटी कोडान होता है उसकी कम्प्लीमेंट्री कोड होती हैं। इनिशिएटेड टीआरएनए क्या होता है स्पेसिफिक टीआरएनए फॉर इनिशिएशन, जो इनिशिएटेड टीआरएनए होता है वह क्या होता है एक स्पेसिफिक टीआरएनए होता है जो यहाँ पे ट्रांसलेशन को क्या करता है इनिशिएट करता है। स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए अगर हम देखें तो पहले जो टीआरएनए का स्ट्रक्चर होता है इनिशियली वह एल शेप का होता है, इन्वर्टेड एल शेप का, और सेकेंडरी स्ट्रक्चर जब यह बनाता है तो क्लोवर लीफ लाइक बनाता है। जैसे यहाँ पर आपका दिया गया है ये है आपका टीआरएनए, जैसे कि यहाँ पे देखिए ये आपका क्या है एमआरएनए जिसपे आपके क्या है कोडॉन है। अब टीआरएनए के पास क्या होता है इसी का एंटी कोडॉन होता है, तो यहाँ पर क्या होती है टीआरएनए आकर अटैच्ड होती हैं और किसी न किसी अमीनो एसिड को क्या करती हैं कोड करती हैं। ओके, तो ऐसे होता है आपका टीआरएनए। अब यहाँ पर टीआरएनए को क्या किया जाता है इसका चार्जिंग भी करना पड़ता है। चार्जिंग यहाँ पे देखिए कैसे होता है टीआरएनए का चार्जिंग कैसे होता है, तो यहाँ पे पहले किया जाता है क्या अमीनो एसाइलेशन ऑफ
ऑफ टीआरएनए। तो अमीनो एसाइलेशन का मतलब ही क्या होता है? अमीनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए का मतलब क्या है? चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। तो यहाँ पर क्या होता है, अमीनो एसिड जो होती हैं एटीपी के साथ बाइंड करती हैं और यहाँ पर अमीनो एसिड एक्टिवेशन एंजाइम भी आता है जो यहाँ पर अमीनो एसिड से बाइंड करता है और अमीनो एसिड किस में कन्वर्ट हो जाता है? अमीनो एसिड एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट कॉम्प्लेक्स, यानी जो हमारा एटीपी होता है ट्राइफॉस्फेट होता है, तो दो फॉस्फेट किसको दे देता है? अमीनो एसिड के चार्जिंग में वेस्ट कर देता है, अमीनो एसिड की चार्जिंग में लगा देता है और उसके पास केवल एक ही फॉस्फेट बच जाता है, तो इसीलिए इसको हम एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट कॉम्प्लेक्स कहते हैं। अब हमारा अमीनो एसिड क्या हुआ? एक्टिवेट हो गया। ओके, उसके बाद क्या होता है, टीआरएनए जो चार्जिंग होता है एएमपी, जो आपका ए यानी अमीनो एसिड एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट जो एंजाइम कॉम्प्लेक्स है, यह क्या करता है? टीआरएनए से जाकर ज्वाइन हो जाता है और यहाँ पर क्या होता है? एएमपी कॉम्प्लेक्स रिलीज हो जाता है, यानी हमारा यहाँ पे जो एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट कॉम्प्लेक्स है यहाँ से रिलीज हो जाता है और वहां पर क्या हो, जैसे हमारा टीआरएनए है तो यहाँ पर अमीनो एसिड जुड़ जाता है और ये एएमपी एंजाइम कॉम्प्लेक्स क्या है? यहाँ से हट जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है? रिलीज ऑफ टीआरएनए, यानी एएमपी क्या होता है? कॉम्प्लेक्स रिलीज हो जाता है टीआरएनए से और अमीनो एसिड स्टिल जॉइंट, यानी अमीनो एसिड वहां पर क्या हो जाता है? अटैच हो जाता है, जुड़ जाता है। ओके, अब क्या होता है यहाँ पर? राइबोसोम का फंक्शन होता है ट्रांसलेशन में। राइबोसोम ही तो हो जाता है जो प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पे सिंथेसाइज प्रोटीन इन एक्टिव फॉर्म में क्या होता है? जो हमारा राइबोसोम होता है दो यूनिट में टूट जाता है, एक स्मॉल बनाता है, क्या होता है? लार्ज बनाता है। तो यहाँ पे क्या होता है? लार्ज वाला जो सब यूनिट होता है उसके पास कैटालिटिक प्रॉपर्टी होती है, जो हमारा 23S आरएनए होता है वही हमारा क्या होता है? कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो करता है इन बैक्टीरिया में, जो कि राइबोजाइम एंजाइम होता है। कौन सा एंजाइम होता है? राइबोजाइम एंजाइम, जो कि क्या करता है? पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है अमीनो एसिड के बीच में। यानी यहाँ पर क्या होता है कि जब टीआरएनए की चार्जिंग हो जाती है, यानी साइटोप्लाज्म में उपस्थित जितने भी टीआरएनए होते हैं जब अमीनो एसिड से जुड़ जाते हैं, तो यहाँ पे जब ट्रांसलेशन स्टार्ट होता है तब क्या होता है? जैसे ये एमआरएनए की क्या है? सेगमेंट है, ये एमआरएनए टेम्पलेट है, तो एमआरएनए पर ही हमारे क्या होते हैं? कोडॉन उपस्थित होते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है? जब इनिशिएशन होना होता है तो पहले जो छोटा वाला राइबोसोम का यूनिट होता है वह आकर अटैच्ड हो जाता है। ओके, तो यहाँ पर एमआरएनए पर जहां पर आपका कोडॉन होता है, स्टार्ट कोडॉन AUG, वहां पर आकर वो वाला टीआरएनए अटैच होता है जिसे हम इनिशिएटर टीआरएनए कहते हैं और उसी इनिशिएटर टीआरएनए के पास ही AUG का कॉम्प्लीमेंट्री एंटीकोडॉन होता है और उसके ऊपर साइड में क्या होता है? अमीनो एसिड जुड़ा होता है जो कि AUG के द्वारा कोडेड होता है, वो क्या होता है? मेथियोनिन। अब वो आकर यहाँ पर जो है स्टार्ट कोडॉन से अटैच्ड हो जाएगा और यहाँ पर जो आपका ट्रांसलेशन की प्रोसेस है वह इनिशिएट हो जाती है। तो यहाँ से इस साइड से आपका क्या होता है? टीआरएनए जुड़ता है, उसके बाद अमीनो एसिड यहाँ पर अटैच्ड होते रहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा और एक ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन बनता रहता है और अमीनो एसिड को यहाँ पर ट्रांसफर कर इधर से जो होता है टीआरएनए क्या करता है? निकल जाता है। तो इधर से टीआरएनए आता है, अमीनो एसिड को यहाँ पर ट्रांसफर करता है, उसके बाद यहाँ से निकल जाता है। ओके, तो यहाँ पर यही होता है कि जब ये राइबोसोम की यूनिट होती है धीरे धीरे आगे बढ़ती रहती है और पॉलीपेप्टाइड चेन बनती रहती है। ओके, तो यहाँ पे जब एमआरएनए पे क्या है? आपका स्टॉप कोडॉन भी उपस्थित है, तो जब स्टॉप कोडॉन के पास ये आ जाती है तो स्टॉप कोडॉन के लिए कोई भी टीआरएनए नहीं होता है, तो यहाँ पर एक फैक्टर रिलीज होता है, एक प्रोटीन होता है जिसे हम रिलीजिंग फैक्टर कहते हैं। जब वो आता है तो वो आकर क्या करता है? उस स्टॉप कोडॉन से बाइंड कर लेता है। ओके, तो यहाँ पे जो राइबोसोम की यूनिट होती है वह सेपरेट हो जाती है एक दूसरे से और ये पॉलीपेप्टाइड चेन जो होता है ये बाहर आ जाता है। ओके, तो यहीं पर क्या होती है? ट्रांसलेशन की प्रोसेस स्टॉप कर जाती है। तो ये था आपका पूरा ट्रांसलेशन का प्रोसेस। तो यहाँ पे देखिए आपका एमआरएनए टेम्पलेट की तरह कार्य कर रहा है और जो आपका टीआरएनए है यहाँ पर क्या कर रहा है? अमीनो एसिड को क्या कर रहा है? कोड कर रहा है, उसको रीड कर रहा है और जो हमारा आरआरएनए होता है वो क्या कर रहा है? पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। ओके, तो ये पूरा प्रोसेस है आपका ट्रांसलेशन का। तो अब हम देखने वाले हैं रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। तो इसमें क्या होता है कि जब यहाँ पे आपका यूकैरियोट में अगर हम देखें तो यह जीन का रेगुलेशन कहाँ कहाँ पर होता है? तो ट्रांसक्रिप्शन लेवल पर, प्रोसेसिंग लेवल पर जब क्या होता है? स्प्लाइसिंग होता है, ट्रांसपोर्ट जब होता है एमआरएनए का इस न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में, और जब ट्रांसलेशन होता है, इन 4 लेवल पर आपका यूकैरियोट में क्या होता है? रेगुलेशन होता है जीन एक्सप्रेशन का। लेकिन अगर हम प्रोकैरियोट में देखें तो यह केवल ट्रांसक्रिप्शन लेवल पर होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, जो ये स्प्लाइसिंग की प्रोसेस है यूकैरियोट में, यह प्रोकैरियोट में नहीं होता है, हमने आपको पहले भी बताया है। और जो यहाँ पे एमआरएनए का ट्रांसपोर्ट होता है न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में, तो आप सभी को पता होगा कि प्रोकैरियोट का जो न्यूक्लियस होता है वह प्रिमिटिव टाइप का होता है। यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता, तो जो भी फंक्शन होती है, जो भी कार्य होता है वह इसके साइटोप्लाज्म में ही होता है। ओके, तो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट की जरूरत ही नहीं पड़ती है।
ओके, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब हम देख लेते हैं कि जो ई कोलाई बैक्टीरिया होता है वो उसको अपने आप को जीवित करने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो यह एनर्जी किस फॉर्म में यूज करता है, तो जो ग्लूकोज होता है उसी को एनर्जी के रूप में यह उपयोग यानी प्रयोग करता है। ओके, अगर किसी मीडियम में ग्लूकोज उपस्थित है तो वह इसका यूज जो है डायरेक्टली ई कोलाई करता है एनर्जी के रूप में। लेकिन अगर किसी मीडियम में आपका क्या है, ग्लूकोज की जगह पर आपका लैक्टोज उपस्थित है, तो ये क्या करता है, एक एंजाइम होता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, उस एंजाइम का प्रयोग करता है और इस लैक्टोज का हाइड्रोलिसिस करवाता है और ग्लूकोज और गैलेक्टोज में तोड़ लेता है, फिर इस ग्लूकोज का प्रयोग करता है अपने एनर्जी के लिए। ओके, तो यहाँ पर जो होता है, अगर मीडियम में लैक्टोज नहीं है तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि यही बीटा गैलेक्टोसाइडेज लैक्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, तो लैक्टोज ही नहीं होगा तो इसकी भी जरूरत, इस एंजाइम की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ओके, जीन एक्सप्रेशन चेंज होता है एनवायरमेंटल कंडीशन और बॉडी फिजियोलॉजी के कारण भी जीन एक्सप्रेशन चेंज होता है। यहाँ पे जो आपका लैक्टोज होता है वह रेगुलेट करता है, एक मॉडल होता है जिसे हम ओपेरॉन कहते हैं। तो लैक्टोज ही उस ओपेरॉन को स्विच ऑन और ऑफ करने का कार्य करता है। अभी हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पे देख लेते हैं लैक ओपेरॉन। लैक ओपेरॉन में पहले हम देख लेते हैं कि क्या क्या यहाँ पे आपका जो है स्ट्रक्चर होता है लैक ओपेरॉन के अंदर। तो ये प्रपोज किया था जैकब एंड मोनार्ड ने 1961 ईस्वी में ई कोलाई में। पहले यहाँ पर जो चीजें होती है उसको देख लेते हैं। तो पहले यहाँ पर होता है आपका क्या, प्रमोटर। ये पीपी जो लिखा है आपका होता है प्रमोटर, जो सिंथेसाइज आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पर प्रेजेंट होता है, यानी आरएनए पॉलीमरेज जो होता है यहीं पर आकर इसी प्रमोटर साइट पर क्या होता है, अटैच्ड होता है। उसके बाद यहाँ पे जो ओ है आपका ऑपरेटर, यहाँ से कौन बाइंड करता है, तो यहाँ से रिप्रेसर बाइंड करता है। उसके बाद जो जड है यहाँ पर, जड वाई और ए, जड वाई और ये तीनों क्या होती हैं, स्ट्रक्चरल जीन होती हैं। क्या होती हैं, स्ट्रक्चरल जीन होती हैं, जिसमें जो जड होता है वह बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम को प्रोड्यूस करता है। वाई जो होता है इस बीटा गैलेक्टोसाइडेज को, जो बाहर का इन्वायरमेंट होता है, जो बाहर का मीडियम होता है, उससे इसको क्या करता है, परमिबिलिटी प्रोवाइड करता है, परमिबिलिटी प्रोवाइड करता है, ताकि यह जो मीडियम से क्या है अंदर आ सके। कौन, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। ओके, तो इंक्रीज परमिबिलिटी ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंड ट्रांसपोर्ट लैक्टोज फ्रॉम मीडियम टू सेल, यानी परमिबिलिटी प्रोवाइड करता है ताकि जो मीडियम में बीटा गैलेक्टोसाइडेज है वह सेल के अंदर आ सके। उसके बाद जो ए वाला जीन है ये क्या करता है, ट्रांस एसिटाइलाइज रिलीज करता है, लेकिन इसका फंक्शन अभी अननोन है। ओके, और यहाँ पे जो आपका आई होता है यह इनहिबिटर होता है, रिप्रेशर ऑफ लैकोपेरॉन सिंथेसाइज ऑल द टाइम, यानी जो रिप्रेशर होता है यहाँ इनहिबिटर से, यह हमेशा यहाँ पर लैकोपेरॉन में सिंथेसाइज्ड होता रहता है। तो आपको ये ऐसे समझ में नहीं आएगा, हम आपको समझाते हैं। मान लेते हैं ये जो पहला वाला आपका केस है, यहाँ पर क्या है, एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर। तो इंड्यूसर यहाँ पे हमारा क्या है, लैक्टोज है। क्या है, लैक्टोज है। जब मीडियम में लैक्टोज नहीं होगा तो क्या होता है, यहाँ पर जो इंड्यूसर होता है, इनहिबिटर जो होता है, आई जो होता है इनहिबिटर, ये क्या करता है, रिप्रेशर एमआरएनए बनाता है, और ये रिप्रेशर एमआरएनए क्या करता है, रिप्रेशर प्रोटीन बना देता है, और यही रिप्रेशर प्रोटीन जाकर किससे बाइंड कर जाता है, ऑपरेटर से बाइंड कर जाता है। तो अगर यहाँ से ये रिप्रेशर जाकर ऑपरेटर से बाइंड कर जाएगा, तो जब यहाँ पे आपका आरएनए पॉलीमरेज ऐड होता है तो वह आगे फंक्शन नहीं कर पाता है। ओके, तो यह आगे इस प्रोसेस को ऑपरेट नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन की जो प्रोसेस होती है वह नहीं हो पाती है। तो आपका यही लिखा है कि रिप्रेशर बाइंड टू द ऑपरेटर region and prevent RNA polymerase from transcribing the operon, यानी यहाँ पर जब आपका क्या होता है, रिप्रेशर बाइंड कर जाता है ऑपरेटर साइड से, तो जो आपका आरएनए पॉलीमरेज होता है वह ट्रांसक्राइबिंग जो प्रोसेस होती है ओपेरॉन पर वह रेगुलेट नहीं कर पाता है। ओके, तो ये कब होता है, जब लैक्टोज जो कि आपका एक इंड्यूसर होगा, जब एब्सेंस होता है मीडियम में तब। लेकिन जब प्रेजेंट होगा तब क्या होता है, तो ये जो आपका आई वाला होता है, हमने आपको बताया कि ये ऑल टाइम सिंथेसाइज करता है रिप्रेशर को। लेकिन जब मीडियम में आपका इंड्यूसर है यानी लैक्टोज है, तो यह रिप्रेशर एमआरएनए बनाया, रिप्रेशर एमआरएनए से रिप्रेशर प्रोटीन भी बना। लेकिन ये इंड्यूसर जाकर क्या करता है, जो लैक्टोज होता है वह एक एलो लैक्टोज बनाता है। क्या बनाता है, एलो लैक्टोज। ये एलो लैक्टोज जाकर इस जो रिप्रेशर है इससे बाइंड कर जाता है और इसको इनएक्टिव कर देता है। जब यह इनएक्टिव हो जाता है रिप्रेशर, तो यह ऑपरेटर साइड से बाइंड नहीं कर पाता है। फिर क्या होता है, जो हमारा आरएनए पॉलीमरेज होता है वह इजिली जो है ट्रांसक्राइबिंग जो प्रोसेस है उसको ओपेरॉन में जो है कर लेता है, उसको क्या करता है, ऑपरेट करता है। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है, जेड जीन से बीटा गैलेक्टोसाइडेज, और वाई से आपका परमिएज, और ए से आपका ट्रांस एसिटाइलेज, जो ये एंजाइम होती हैं प्रोड्यूस हो जाती हैं, और हमारा ट्रांसक्रिप्शन होता है, उसके बाद ट्रांसलेशन हो जाता है और प्रोटीन बन जाता है।
तो यहाँ पे क्या होता है कि मीडियम में जितना ज़्यादा लैक्टोज होगा तो ये जो ओपिरॉन मॉडल है उतना ही ज़्यादा ऑपरेट होता है। ओके, तो यहाँ पर आप सभी ने देखा कि ये केवल और केवल ट्रांसक्रिप्शन लेवल पर ही हो रहा है। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये इकोलाई जो कि बैक्टीरिया आपका क्या है, प्रोकैरियोट होता है। तो हमने आपको बताया कि जो जीन का रेगुलेशन होता है, जीन एक्सप्रेशन का जो रेगुलेशन होता है वह प्रोकैरियोट में केवल और केवल कहाँ होता है, ट्रांसक्रिप्शन लेवल पर होता है। तो एनसीईआरटी में आपका केवल यही दिया हुआ है, तो यही आपको केवल पढ़ना है प्रोकैरियोट वाला। यूकैरियोट का नहीं दिया है तो यूकैरियोट को आपको नहीं पढ़ना है। ओके, तो यहाँ पर यही होता है कि जब यहाँ पे प्रोकैरियोट में आपका क्या होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ, उसके बाद जब ट्रांसक्रिप्शन होता है तो उसी समय ये जो ओपेरान जो ये मॉडल है ये ऑपरेट होता है। ओके, तो यहाँ पर लैक्टोज होना चाहिए मीडियम में, तभी यह क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन के बाद ट्रांसलेशन होगा और प्रोटीन बनेगा। तो अब यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर आपको और भी अच्छे तरीके से समझ में आएगा। जैसे देखिए यहाँ पर ये रेगुलेटरी जीन है, तो यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन हुआ, ट्रांसलेशन के बाद एक रिप्रेसर प्रोटीन बना। अब ये रिप्रेसर एमआरएनए है जो कि ट्रांसक्रिप्शन से बना, रिप्रेसर आरएनए है, ट्रांसलेशन से रिप्रेसर प्रोटीन बना। अब ये जाकर कहाँ ऑपरेटर जो होता है उसको ब्लॉक कर देता है, तो जो हमारा आरएनए पॉलीमरेज होता है वह आगे मूव नहीं कर पाता क्योंकि मूवमेंट क्या होता है, ब्लॉक्ड हो जाता है। ओके, लेकिन जब यहीं पर आपका क्या होता है, इंड्यूसर होता है जो कि लैक्टोज से बनता है, एलो लैक्टोज। जब वह होता है तो ये रिप्रेसर से क्या करता है, बाइंड कर जाता है, और ये रिप्रेसर क्या है, जाकर यहाँ पर आपका क्या होता है, ऑपरेटर साइड से बाइंड नहीं कर पाता है। तो जो आरएनए पॉलीमरेज होता है वह आगे करता है और ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस जो होती है प्रोसीड होती है, और यहाँ से क्या होता है, एमआरएनए बनने लगता है। ओके, तो ये एमआरएनए बनेगा, एमआरएनए से फिर क्या होता है, प्रोटीन बनता है। तो ये आपका पूरा प्रोसेस है लैक ओपेरान का। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो अब हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ये कब लॉन्च हुआ था, तो 1990 में लॉन्च हुआ था, कंप्लीट कब हुआ 2003 में, और यह 13 साल का प्रोजेक्ट था। इसे मेगा प्रोजेक्ट भी कहा जाता है। तो बिगिनिंग में क्या हुआ था, जो ये बेस पेयर होती है इसकी कॉस्टिंग, इसको सीक्वेंस करने में कितना कॉस्ट आया था, कितना पैसा लगा था, तो $3 पर बेस लगा था, बेस पेयर लगा था। टोटल कितना हुआ, तो $9 बिलियन लग गया था। लेकिन अगर इसको हम बुक में स्टोर करते हैं तो इसमें क्या होना चाहिए, बुक जो हो वह 100 पेज 1000 पेज का होना चाहिए, और हर एक पेज में कम से कम 1000 लीटर होगा, तभी यह बुक में स्टोर हो पाएगा। तो टू स्टोर डीएनए इंफॉर्मेशन ऑफ अ सिंगल ह्यूमन जीनोम, अगर हम एक सिंगल ह्यूमन जीनोम का डीएनए इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं तो ऐसी ही बुक जिसमें 1000 लीटर एक पेज में आए और उस बुक में 1000 पेज हो, तो ऐसे ही हमें क्या करेगा, 3300 ऐसे ही बुक लगेगा। ओके, यानी एक ही सिंगल ह्यूमन जीनोम को हमें स्टोर करने के लिए उसकी इंफॉर्मेशन को 3300 बुक लगेगा जिसमें 1000 पेज हो। ओके, उसके बाद क्या होता है, HGP एसोसिएटेड विद न्यू एरिया ऑफ बायोलॉजी, जिसे हम क्या कहते हैं, बायो इन्फॉर्मेटिक्स कहते हैं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं कि HGP का गोल क्या है। तो ये आइडेंटिफाई ऑल अप्रोक्सीमेटली 20,000 to 25,000 जीन इन ह्यूमन डीएनए, यानी इसको क्या करना, आइडेंटिफाई करना, इसका गोल था जो ह्यूमन डीएनए में जीन थे। उसके बाद टू डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ 3 बिलियन केमिकल बेस पेयर दैट मेक द ह्यूमन डीएनए, यानी जो ह्यूमन डीएनए को बनाने वाली बेस पेयर थी 3 बिलियन थी, उसको डिटरमाइन करना, उसके सीक्वेंस का, ये भी इसका क्या था, गोल था, और इसको डाटाबेस में स्टोर करना। उसके बाद इंप्रूव टूल फॉर डाटा एनालिसिस, उसके बाद क्या था, ट्रांसफर रिलेटेड टेक्नोलॉजी टू ए सेक्टर सच एज इंडस्ट्री, यानी इस इंफॉर्मेशन को, टेक्नोलॉजी को क्या है, इंडस्ट्री तक ट्रांसफर करना भी इसका गोल था। और एक क्या था, एड्रेस द इथिकल, लीगल एंड सोशल इश्यूज दैट में एरियाज फ्रॉम द प्रोजेक्ट। तो ये सब इसका क्या था, HGP का गोल था। अब देख लेते हैं इसमें कोऑर्डिनेट किसने किया था, तो कोऑर्डिनेटेड बाय यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ। HGP जो हुआ एक क्लू प्रोवाइड करता है ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन ऑर्गेनिज्म को के बारे में जानने के लिए, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए, तो हेल्प इन सॉल्विंग चैलेंजेज इन हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, हेल्प एनर्जी प्रोडक्शन, और इसमें इन्वायरमेंटल रिमेडिएशन में। अगर हम नॉन ह्यूमन में देखें तो नॉन ह्यूमन ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया, ईस्ट, उसके बाद क्या, सिंड्रो हैबिटेट्स, इलिगेन से फ्री लिविंग नॉन पैथोजेनिक निमेटोड है। उसके बाद ड्रोसोफिला जिसे हम फ्रूट फ्लाई कहते हैं, प्लांट जैसे राइसा, और क्या है, राइस हो गया आपका, अरेबिडोपॉप्सिस हो गया। तो ये सब क्या है, इसके बारे में इसको समझने में ये जो HGP क्या करता है, एक क्लू प्रोवाइड करता है। ओके, अब हम देख लेते हैं इसमें कौन कौन सी मेथोडोलॉजी लगी थी। तो इसमें दो था, एक था स्प्रेड सीक्वेंस टैग जिसे हम EST कहते हैं, एक था सीक्वेंस एनोटेशन जिसे हम SA कहते हैं। तो इस जो आपका EST होता है ये आइडेंटिफाई करता है ऑल जीन एक्सप्रेस्ड एज RNA, और जो हमारा SA होता है वह होल सेट ऑफ जीनोम को क्या करता है, सीक्वेंस करता है, चाहे वह कोडिंग हो या फिर नॉन कोडिंग हो, और बाद में उसे क्या करता है, डिफरेंट करता है रीजन विद द फंक्शन, लेटर असाइन डिफरेंट रीजन विद फंक्शन, उसके फंक्शन के अकॉर्डिंग उसको बाद में क्या करता है, असाइन करता है।
अब आगे देख लेते हैं इसकी जो तो अगर हम इसका सीक्वेंसिंग करना चाहते हैं तो इन्होंने आइसोलेट करना है एक सेल को, आइसोलेट डीएनए, उस सेल से हमें डीएनए को आइसोलेट करना है और टेक रैंडम फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए ने डीएनए का एक कोई रैंडम फ्रेगमेंट लेना है, उसको क्लोन करना है बाय कीपिंग इन वेक्टर, चाहे वह आपका ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम हो या फिर बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम हो, दोनों में से कोई भी वेक्टर लेकर आप इसको क्लोन कर सकते हैं। क्लोनिंग के बाद जो रिजल्ट आता है इंटू एम्प्लीफिकेशन ऑफ ईच पीस ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट, यानी यहाँ पर क्या होता है क्लोनिंग के बाद जो होता है हर एक डीएनए का जो हर एक फ्रेगमेंट होता है उसका ईच पीस क्या होता है एम्प्लीफिकेशन होता है। उसके बाद यहाँ पर क्या होता है फ्रेगमेंट का जो सीक्वेंसिंग करते हैं उसके लिए हम क्या यूज करते हैं ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसिंग का यूज करते हैं, जिसको फ्रेडरिक सेंगर ने डेवलप किया था। अरेंजमेंट जो होता है सीक्वेंसिंग का डीएनए सीक्वेंसिंग का बेस्ड होता है ओवरलैपिंग रीजन पर अलाइन बाय कंप्यूटर बिकॉज ह्यूमनली नॉट पॉसिबल, यानी जब जो अलाइन रीजन होता है यानी जो ह्यूमन का जो डीएनए सीक्वेंसिंग होता है वह ह्यूमन द्वारा पॉसिबल नहीं होता है। यानी अगर हमें जो ह्यूमन का जो डीएनए होता है उसको सीक्वेंस करना है तो हमें क्या करना है उसको कंप्यूटर से सीक्वेंस करना पड़ेगा, क्योंकि यह ह्यूमन द्वारा पॉसिबल नहीं है। और जिसका अरेंजमेंट किस पर बेस्ड होता है तो ओवरलैपिंग रीजन पर बेस्ड होता है। आल्सो डेवलप डिटरमाइन अमीनो एसिड सीक्वेंस इन प्रोटीन, यानी जो प्रोटीन में अमीनो एसिड का सीक्वेंस था वो भी फ्रेडरिक सेंगर ने ही डेवलप किया था। सीक्वेंसिंग क्रोमोसोम कंप्लीट इन ईयर, जो सीक्वेंसिंग था क्रोमोसोम का वह मई 2006 में कंप्लीट हुआ था। ओके अब इसका हम साइलेंट फीचर देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपका पहला क्या है कि ह्यूमन जीनोम कंसिस्ट का है 3164.7 मिलियन बेस पेयर। उसके बाद एवरेज जीन कंसिस्ट कितना था 3000 बेस्ड। ओके उसके बाद आपका कहता है लार्जेस्ट जीन जो था वो डिस्ट्रोफिन था, जिसके पास क्या था 2.4 मिलियन बेसेस थे। उसके बाद क्या था आपका टोटल नंबर ऑफ जीन जो था वह 30,000 है। 99% न्यूक्लियोटाइड बेस सेम इन ऑल पीपल, यानी जो न्यूक्लियोटाइड इन्होंने जब इसमें पता करा तो क्या पाया कि 99% जो न्यूक्लियोटाइड होता है वह सभी पीपल में सभी ऑर्गेनिज्म में क्या होता है समान होता है। ओके 2% कोड फॉर प्रोटीन, 2% से कम जो होती है वह प्रोटीन को कोड करती हैं। उसके बाद ग्रेटर देन 50% जीन जो होती हैं फंक्शन उसका अननोन है, यानी जो इन्होंने जीन को खोजा था उसमें से कम जो 50% से भी ज्यादा जीन ऐसी थी जिसका फंक्शन अननोन था। क्रोमोसोम फर्स्ट के पास ज्यादा जीन है जिससे 2968 है, और जो वाई होता है उसके पास लोवेस्ट है 231 जीन ही होता है। 1.4 मिलियन लोकेशन वेयर जीन सिंगल बेस डीएनए डिफरेंसेस आकर इन ह्यूमन, जिसे क्या कहा गया एसएनपी सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। ओके अब आगे बढ़ जाते हैं। अब हम क्या देखने वाले हैं तो अब हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग देखने वाले हैं, जिसे सर जो आरएस जेफरी ने 1984 ईस्वी में डेवलप किया था। ए लेबोरेटरी टेक्निक है दैट शो जेनेटिक मेकअप ऑफ अ पर्सन। यह एक टेक्निक होता है, लेबोरेटरी टेक्निक होता है जो पर्सन होता है उसके जेनेटिक मेकअप को शो करता है। इट आइडेंटिफाई डिफरेंसेस इन सम स्पेसिफिक रीजन इन डीएनए सीक्वेंस कॉल्ड रिपीटेटिव या फिर सैटेलाइट डीएनए, यानी जो हमने अभी आपको बताया कि एचजीपी में क्या बताया कि जो 99% जो आपका डीएनए होता है जो उसके में जो जीन होती है वो सभी में समान होती हैं। केवल आपका जो 0% यहाँ पे डीएनए होता है उसका जो सीक्वेंसिंग होता है वह क्या होता है डिफरेंट होता है। ओके तो यहाँ पर क्या करना है वही जो रीजन होता है जो कि डिफरेंट होता है हर एक ऑर्गेनिज्म में, तो उसी को हम रिपीटेटिव या फिर सैटेलाइट डीएनए कहते हैं। तो 99% जो होता है आपका डीएनए उसे हम बल्क डीएनए कहते हैं जो कि सेम होता है इन ऑल पर्सन में, लेकिन जो 0.1% होता है उसको हम सैटेलाइट डीएनए या फिर रिपीटेटिव डीएनए होता है, और यही आपका क्या होता है डिफरेंट होता है सभी पर्सन में, और इसी के बेसिस पर हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करते हैं। ओके तो ये क्या करता है शो हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म इनहेरिटेबल एंड वेरिएशन एट जेनेटिक लेवल। तो ये जो आपका यही जो 0.1% जो आपका डिफरेंट है यही जो आपका पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है, मतलब एक ऑर्गेनिज्म दूसरे से डिफरेंट है तो इसी 0.1% डीएनए का जो सीक्वेंसिंग है उसी के बेसिस पर ये डिफरेंसेस आती हैं, और यह इनहेरिटेबल होता है एक जनरेशन तो दूसरे जनरेशन में इनहेरिट होता है, और इससे क्या होता है ये वेरिएशन लेवल पर इसका क्या होता है जेनेटिक लेवल पर इसमें वेरिएशन देखने को मिलता है। ओके अब यह बेस्ड कहां पर होता है तो जो इसका जो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको क्या किया गया है, जो आपका यहाँ पे है आपका सैटेलाइट डीएनए जिसे हम रेपिटेटिव डीएनए भी कहते हैं, यह माइक्रो और मिनी में डिवाइड किया गया, यानी माइक्रो सैटेलाइट और मिनी सैटेलाइट। तो यह किसके बेसिस पर इसको डिवाइड किया गया है तो बेस्ड ऑन बेस कंपोजिशन, यानी दोनों में कौन कितना बेस कंपोजिशन है, एटी रिच है या फिर जीसी रिच है, उसके बेसिस पर नंबर ऑफ रिपीटिंग सेगमेंट, यानी जैसे ए यू जी सी है ये आपका तीन रिपीट हो रही है या फिर इससे ज्यादा यूनिट जो रिपीट हो रही है, तो रिपीटिंग यूनिट पर भी इसको क्या है बेस्ड किया गया है, और लेंथ ऑफ सेगमेंट यानी उसका उस
जो डीएनए जो उसका है वो कितना लंबा है, कितना लॉन्ग है, उस पर भी ये क्या है, बेस्ड है। यानी इसकी जो ये डिफरेंस किया गया है, 2 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है, माइक्रो और मिनी, तो ये 3 चीजों पर बेस्ड है। तो अब हम पहला देखते हैं, जैसे यहाँ पर बेस्ड किस पे है, कंपोजिशन पर। तो माइक्रो में देखिए यहाँ पर ये एटी रिच है, क्या है, एटी रिच है आपका माइक्रो वाला, और जीसी रिच हमारा क्या है, मिनी वाला। यानी जी जो हमारा जी और सी है, गोनोसिन और साइटोसिन, एसी क्या है हमारा, एडेनिन और थाइमिन रिच हमारा माइक्रो वाला है। अब नंबर ऑफ सेगमेंट जो रिपीटिंग यूनिट होती है उसको देख लेते हैं। तो इसमें क्या होती है, रिपीटिंग यूनिट क्या होती है, 2 से 6 बेस पेयर क्या होती है, रिपीट करती रहती है, बार बार रिपीट करती रहती है। लेकिन मिनी वाले में क्या होता है, यहाँ पे 10 से लेकर जो आपका 100 बेस पेयर क्या होती है, रिपीट करती है। उसके बाद यहाँ पे लेंथ सेगमेंट देखें तो यहाँ पे 10,000 होता है, 10,000 से लेकर 1,000 बेस पेयर लॉन्ग होता है, और ये 500 से लेकर 30,000 बेस पेयर लॉन्ग हो सकता है। और इसी मिनी वाले को हम क्या कहते हैं, VNTR कहते हैं, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडन रिपीट। ओके, यहाँ पे क्या होता है, जब जैसे हम बनाते हैं, इसको सेपरेट जब करना होता है सैटेलाइट डीएनए को, क्या होता है बल्क वाले से, तो यहाँ पर क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड का प्रयोग करते हैं, और यहाँ पे 2 पीक बन जाता है। तो एक पीक क्या होता है, ऊपर बनता है, एक नीचे बनता है। तो ये ऊपर वाला पीक जो बनता है वो बल्क यानी मेजर पीक होता है, जो कि आपका बल्क डीएनए के लिए होता है। और जो लोअर पीक बनता है वो क्या होता है, स्मॉल पीक बनता है, वो रेपिटेटिव डीएनए के लिए बनता है। तो इन दोनों को हम जो है सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड से जो है अलग करते हैं, सेपरेट करते हैं। अब देख लेते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का जो स्टेप होता है। तो पहला स्टेप क्या होता है, जैसे हमने कोई भी सेल लिया, चाहे वह आपका ब्लड का हो, या फिर आपका स्किन हो, बोन हो, या फिर हेयर फॉलिकल हो, सलाइवा हो, कुछ भी हो सकता है। तो वहां से हमें क्या करना है, आइसोलेट करना है और एक्सट्रैक्ट करना है ऑफ डीएनए को। ओके, तो इनसे हमें क्या करना है, डीएनए को पहले बाहर निकालना है, उसको आइसोलेट करना है। उसके बाद रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस का प्रयोग करके, जिसे हम मॉलिक्यूलर सीजर करते हैं कहते हैं, उस डीएनए के स्पेसिफिक रीजन पर हमें क्या लगाना है, कट लगाना है। यानी जिस डीएनए की हमें जरूरत है, जिस पार्ट की हमें जरूरत है डीएनए में से, उस सेगमेंट को हम रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस के माध्यम से उसको कट कर कर उस स्पेसिफिक रीजन को निकाल देंगे। ओके, उसके बाद क्या करेंगे, सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, यानी हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का प्रयोग करेंगे और डीएनए फ्रेगमेंट को क्या करेंगे, अलग करेंगे, जिसमें हमारा एर्गोट जेल होता है, और एल्कलाइन मीडियम का प्रयोग भी करेंगे टू सेपरेट डीएनए फ्रेगमेंट। यानी जो डीएनए का फ्रेगमेंट होता है उसको सेपरेट करने के लिए हमें एल्कलाइन मीडियम रखना पड़ेगा। और उसके बाद क्या होता है, सेपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ साइज। तो यहाँ पे जब हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का प्रयोग करते हैं तो जो डीएनए फ्रेगमेंट का जो सेपरेशन होता है किसके बेसिस पर होता है, तो उसके साइज के बेसिस पर होता है। उसके बाद क्या करवाते हैं, सदर्न ब्लॉटिंग कराते हैं। सदर्न ब्लॉटिंग में क्या होता है, ट्रांसफर सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट, यानी जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से हमने डीएनए के फ्रेगमेंट को सेपरेट किया है उसको अब हमें ट्रांसफर करना है सिंथेटिक मीडियम मेम्ब्रेन सच एज नाइट्रोसेलुलोज या फिर नायलॉन की शीट से। यानी उस फ्रेगमेंट को अब हमें क्या करना है, इस मेम्ब्रेन से उसको पास कराना है, ट्रांसफर कराना है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो नायलॉन की शीट होती है उस फ्रेगमेंट को क्या करती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये भी और जो स्टेप होता है, उसके बाद जब एब्जॉर्प्शन हो जाता है तो हाइब्रिडाइजेशन जो कि कंप्लीमेंट्री सीक्वेंस होता है ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट यूजिंग रेडियो लेबल्ड BNTR प्रूफ। यानी यहाँ पर अब हम क्या करते हैं, उसको रेडियो लेबल कर देते हैं। ऑटोग्राफी से क्या करता है, ऑन नायलॉन मेम्ब्रेन शीट पुट एक्सरे फिल्म देन रेडियो एक्टिव फ्रेगमेंट बिकम ब्राइटन। यानी जो रेडियो एक्टिव फ्रेगमेंट होता है डीएनए का, जब हम उस नायलॉन की शीट को एक्सरे फिल्म पर रखते हैं तो जो रेडियो एक्टिव फ्रेगमेंट होता है वह ब्राइट करे, चमक लगता है। ओके, बाय यूजिंग दिस मेथड वी नो दैट विच फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए हैव हाउ मेनी रिपीटिंग यूनिट, यानी कितनी रिपीटेटिव यूनिट है उस डीएनए के फ्रेगमेंट में। तो इस जब हमने इसका प्रयोग किया ऑटो रेडियोग्राफी का, तब हम उससे क्या करते हैं, पता लगाते हैं। तो यहाँ पे आपका देखिए एनसीईआरटी में जो दिया गया है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम आपको एक बार शुरू से बताते हैं। जैसे इन्होंने क्या लिया, मान लेते हैं ब्लड है, ब्लड से उन्होंने क्या किया, डीएनए को निकाला, क्या है, डीएनए को निकाला। अब डीएनए का क्या करना है, हमें रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस का प्रयोग करना है और इसके स्पेसिफिक रीजन पर कट लगाना है। तो यहाँ से जो डीएनए का फ्रेगमेंट निकलता है उसको क्या करना है, हर एक फ्रेगमेंट को उसके साइज के बेस पर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के माध्यम से हम क्या करते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। ओके, सेपरेशन के बाद क्या होता है, यहाँ पर सदर्न ब्लॉटिंग करवाया जाता है। जो कि सदर्न ब्लॉटिंग क्या होता है, यहाँ पर ये जो डीएनए फ्रेगमेंट होती है उसको सिंथेटिक मीडियम में ले जाते हैं। सिंथेटिक मीडियम में जो मेम्ब्रेन होता है, जैसे नाइट्रोसेलुलोज हो या फिर आपका क्या हो, नायलॉन की शीट होती है। तो जो नायलॉन की शीट होती है वह जो जितना भी आपका डीएनए का फ्रेगमेंट होता है उसको क्या करती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। एब्जॉर्प्शन के बाद क्या होता है, हर एक डीएनए फ्रेगमेंट का हम क्या बनाते हैं, उसका कंप्लीमेंट्री सीक्वेंस बना लेते हैं।
कंप्लीमेंट्री सीक्वेंस को हम क्या करते हैं, रेडियो लेबल कर देते हैं VNTR प्रूफ से। तो यही हमारा क्या हो जाता है, एक प्रूफ हो जाता है, जो कि हमारा क्या होता है, कंप्लीमेंट्री सीक्वेंस होता है, VNTR से उसको लेबल कर देते हैं, वह हमारा प्रूफ हो जाता है। अब उसको हम क्या करते हैं, उस जो नायलॉन की मेम्ब्रेन द्वारा उस जो फ्रेगमेंट को एब्जॉर्ब किया रहता है उसको हम एक्सरे फिल्म पर रखते हैं। तो जो रेडियो लेबल्ड आपका फ्रेगमेंट होता है वह चमकने लगता है, जिससे हम ये पता करते हैं कि उस आपके DNA फ्रेगमेंट में कितना रिपीटिंग यूनिट है। तो ये जो आपका रेड यहाँ पे येलो फिर स्काई ब्लू कलर का दिखाया गया है, ये हर एक क्रोमोसोम, हर एक ह्यूमन में जो क्रोमोसोम होता है 0.1% DNA में, तो जो रिपीटिंग यूनिट होता है हर एक पर्सन में अलग होता है। ओके, तो यहीं से हम इसी रिपीटिंग यूनिट के बेसिस पर ही आइडेंटिफाई करते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपका क्या दिया गया है, जैसे यहाँ पे इन्होंने लिया क्रोमोसोम, उसका हर एक रिपीटिंग यूनिट फ्रेगमेंट लिया DNA का, और हर एक रिपीटिंग यूनिट लिया, जैसे क्रोमोसोम 7 और दूसरा उसके बाद 16 लिया, यहाँ पे 7वां दूसरा और 16 लिया, एक इंडिविजुअल A का है एक B का है, और उसके बाद ये नंबर ऑफ शॉर्ट टेंडन रिपीट है किसका, इंडिविजुअल C का, तो जो क्राइम सीन पर मिला था। तो इन्होंने क्या करना है कि इस जो क्राइम सीन पर जो इन्हें ब्लड मिला था, अब ये इस दोनों पर्सन से क्या करेंगे, मैच करेंगे। तो इन्होंने क्या किया है, एम्पलीफाइड रिपीट सेपरेटेड बाय साइज ऑन जल गिव द DNA फ्रेगमेंट DNA फिंगरप्रिंट, यानी अब इन्हें जल इलेक्ट्रोफोरेसिस के माध्यम से भी क्या करेंगे, इन सभी फ्रेगमेंट को क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे उसके साइज के बेसिस पर। तो जितने ज्यादा यहाँ पर आपका रिपीटिंग यूनिट होता है वह क्या करता है, उसके बेसिस पर ये अपने जो है अकॉर्डिंग यहाँ पर साइज के अकॉर्डिंग यहाँ पर सेट हो जाते हैं, बैंड बनाते हैं। तो इस साइड में आपका क्या है, पर्सन A का जो है बैंड बनेगा रिपीटिंग यूनिट के अकॉर्डिंग, और इधर जो है इंडिविजुअल B का, और इस साइड में जो क्राइम सीन पर मिला था उसका बनेगा। तो यहाँ पर देखिए जो रेड वाला है यहाँ पर बन रहा है, और बी वाले का यहाँ पर, और यहाँ पे जो दूसरा क्रोमोसोम दूसरे का जो फ्रेगमेंट है यहाँ पर बना, इसका यहाँ पर बना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो क्राइम सीन पर इसे ब्लड मिला था उसका जो सैंपल है, और जो आपका इंडिविजुअल वी है उसका जो सैंपल फ्रेगमेंट का मिल रहा है, ये दोनों क्या है, इसका दोनों का सेम पैटर्न बन रहा है रिपीटिंग यूनिट का। तो यहाँ से यही पता चलता है जो क्राइम सीन पर ब्लड मिला था किसका था, इंडिविजुअल वी का था। तो ऐसे ही हम कोई भी केसेस होती है, जैसे किसी का बच्चा खो जाता है तो ये किसका बेटा है, किसका फादर है, मतलब इस बच्चे का कौन फादर है, फिर किसी का मर्डर हो जाता है, तो ऐसे ही फिंगरप्रिंटिंग का प्रयोग करके, DNA फिंगरप्रिंटिंग का प्रयोग करके हम पता लगाते हैं कि यह किस इंडिविजुअल का ब्लड है। ओके, तो वहां पर रिपीटिंग यूनिट पर ही यह बेस्ड होता है, यानी उस क्रोमोसोम में कितना रिपीटिंग यूनिट है, तो उसका प्रयोग हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का प्रयोग करते हैं। तो वहां पे वो अपने रिपीटिंग यूनिट के अकॉर्डिंग, अपने साइज के अकॉर्डिंग क्या होता है, सेपरेट हो जाता है। सो फ्रेंड्स, आज के क्लास आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ये चैप्टर आपका यहाँ पर इंड होता है। आई होप आप सभी को हर एक टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको यह क्लास कैसा लगा। थैंक यू।